ये जो असाइनमेंट नहीं किए इनके नाम जो छपे हुए हैं भैया, वो एक और चीज बोली थी मैंने, टॉप पे वो डेज कितने बचे वो लिखना है। अच्छा लिख दिया। आज कितने दिन बचे हमारे पास? 330 डेज लेफ्ट। अभी 330, अभी 30 दिन ही हुए आपको आए हुए, 35 दिन ही हुए, 35 डेज हो चुके हैं ना। यस और नो? बहुत बढ़िया भैया। चलो बढ़िया, कहानी शुरू करें। नीचे कुछ कंप्लेंट गई थी कि आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ कंप्लेंट गई थी? कंप्लेंट थी ऐसी? हाँ, कौन उड़ाता है मजाक भैया? कोई मजाक उड़ाता है क्या किसी का? मैं उस दिन समझा के गया था ना आप लोगों को कि नॉलेज का अहंकार नहीं करना है, समझा के गया था ना? तो सब समझे थे यस और नो? उसके मेरे बाद समझाने के बाद भी पंगा हुआ है क्या? उससे पहले हुआ था। ठीक है भैया, वही मुझे लगा कि मेरे समझाने के बाद भी अगर कोई मूर्ख ऐसी गलती कर रहा हो तो कैसे चलेगा। ठीक है, मतलब हमें नॉलेज का अहंकार नहीं करना है ना थोड़ा सा। अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ भी आता है क्या हमको? अभी हम कुछ भी नहीं, महासागर है ना जिसमें हम शुरुआत में खड़े हैं, अभी कुछ नहीं आता हमको, है ना। तो कोई जब सवाल पूछे तो उसका मजाक नहीं उड़ाना भैया, है ना। यस और नो? क्लियर है? मजाक उड़ा रहा है जो ज्यादा सवाल पूछ रहे जो पूछ रहे हैं ना। हाँ। जिनको नहीं आता वो मजाक उड़ा रहे कि ये तो अच्छे सवाल पूछ रहे, जब आता है नहीं आता है ऐसा। अच्छा, ऐसा क्यों भैया? सब अच्छा है ना, आप लकी हो कि आपकी क्लास में ऐसे लोग आए हैं जो थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, तो आप थोड़ा तेज दौड़ोगे। अरे यस और नो? सारे वैसे हो जाएंगे अंधे तो बढ़िया, अंधों में काने राजा बने रहना फिर। अरे हाँ या ना? अच्छा है ना आपकी क्लास में ऐसे लोग भी हैं जिनकी कारण ट्रेनर को एक लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा। ट्रेनर एक लेवल से ऊपर जाएगा तो सब कुछ नया सीखेंगे, तभी तो बाहर जो 10-20-40 हजार स्टूडेंट्स हो कॉलेजेस में, उनमें और आप में डिफरेंस तभी तो पैदा होगा ना भैया, कि आप उस चीज की इतनी गहराई तक जा रहे हो जो नॉर्मल स्टूडेंट जा ही नहीं रहे। यस और नो? तो प्लीज जिनको नहीं आ रहा है वो कॉलेज वाला माइंडसेट अभी हटाना है ना। कॉलेज में कर लिया ये तू पढ़ाकू ये वो सब, कहां तक था कॉलेज में? उस दिन समझाया था ना आपको कि कॉलेज लाइफ खत्म, अब भूल जाओ, ये बच्चों वाली लाइफ खत्म हो गई है आपकी, है ना। वो कॉलेज में जो जो करते थे ना आप, वो सब फालतू बातें खत्म इधर। अब नॉलेज पढ़ाई इनका मजाक मत उड़ाओ भैया, यही है जो आपकी सैलरी देगा, यही है जिसके कारण आपको क्या मिलेगी? जॉब। और अगले 330 दिन में जॉब चाहिए तो प्लीज ऐसा कोई काम मत करो जिससे नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो आप। यस और नो? सीखो यार, जिनको आ रहा है अच्छे, जो अच्छा सवाल पूछ रहे हो तो सीखो ना। अरे यस और नो? तो सब, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। जिनको नहीं आ रहा है ना उनमें से भी कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन फायर कर रहे हैं जो बिल्कुल लॉजिकल है, सोचने समझने वाले हैं। जिनको आ रहा है वो भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत काम के हैं। तो आपको तो सब मिल रहा है ना। हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो सारे एंगल से सवाल पूछ पूछ के, अच्छा है ना सिली क्वेश्चन आता है तो हमको वो समझ में आता है। अरे क्या पता इंटरव्यू उसी दिन सिली क्वेश्चन पूछ ले जो आपके क्लासमेट ने पूछा था। यस और नो? तो प्लीज जिनके अंदर भी बच्चों वाला, मुझे नाम मत बताओ, क्योंकि मुझे नाम बता दोगे मैं बार बार उन्हीं को खड़ा करूंगा सब जगह। अभी मुझे नाम मत बताओ किसने क्या किया, मैं मान लेता हूँ एक गलती सबसे हो जाती है, आपके अंदर बचपन आ गया बस अब, लेकिन है ना, क्योंकि जैसे आपकी बैच का नीचे कुछ नाम आता है ना, मुझे लगता है यार इनको तो मैं समझा के आता हूँ 2-2 घंटा, ये ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? समझे? तो आई होप कि आप सब थोड़ा सा, और मैंने बोला आपको कि एक बार आपकी इमेज खराब हो गई ना, पूरा साल आप कुछ भी कर लेना, फिर सब पता है क्या सोचेंगे? अरे जान दे यार उनको, हटाओ, वो तो मस्ती करते हैं। हो मतलब या तो आपका कॉलेज माइंडसेट जा नहीं रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा सा, उस दिन मैं कितना तो समझा के गया आप लोगों को कि क्यों मूर्खों जैसी हरकतें कर रहे हो। वो सिंसियरिटी से दिन भर यहाँ तुमको कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? पढ़ो यार। और मैं उस दिन क्या क्या बोल के गया, कंपनी में क्या क्या लगता है, एप्टीट्यूड लगता है, बोल के गया। चालू किया एप्टीट्यूड किसी ने? अगर मान लो खाली टाइम है ना तो 1-1.5 घंटा रोज एप्टीट्यूड करो। एप्टीट्यूड का टाइम अलग से नहीं दिया जाएगा आपको, पता है ना। यस और नो? एप्टीट्यूड कर लो, जावा जितना पढ़ाया उसको क्या करो, रिवाइज करो। आपको अरे अच्छे से नहीं आ रहा तो अरे अच्छे से और सॉल्व करो। अरे हाँ या ना? पिछले सारे असाइनमेंट को लेके एक पेपर पे लिस्ट बना लो, एक नोटपैड बना लो लाइन से। यस और नो? तो टारगेट रखो कि मुझे, अच्छा वो रिवीजन वाला काम मैंने बोला था वो रिवाइज करना चालू कर दिया सभी ने? वो 10-10 पन्ने वाला फोल्ड करने वाला वो चालू कर दिया? वो थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करो, और अभी कुछ ऐसा काम मत करो जिससे आपकी इमेज नीचे खराब हो, प्लीज यार, है ना। यस और नो? जैसे आप जो से चिल्लाते हो ना वो भी नीचे जाता है ना। वो भी ऐसा होता है कि यार आप चिल्ला चोट मचा रहे हो, क्या करें आप लोगों का, यहाँ पे किस को बिठाएं पूरे टाइम, मतलब वो बच्चों जैसा ऐसा कॉलेज वाला फील आ रहा है। कॉलेज में बच्चे नहीं करते हैं, टीचर क्या बोलते हैं उनको, मास्टर जी नहीं है तो कैंटीन में चले गए, मस्ती चल रही है, वैसा फील हो रहा है। तो सब छोड़ो, अभी थोड़ा सा सिंसियरिटी से
फोकस करो कि आप किस लेवल पे जा रहे हो। यस और नो? हैकर अर्थ, हैकर रैंक, वो चालू करो, है ना। मुझे आज याद दिलाना, मैं आपके ग्रुप को ओरेकल सर्टिफिकेशन की वो भेज दूंगा, गाइड भी। हाँ या ना? तो आपको थोड़ा पता तो रहे कि ये जावा जो आप सीख रहे हो आज ही, तो कल इसका क्या देना है आपको, सर्टिफिकेशन। तो उसके क्वेश्चन जरा चेक करना कि क्या उसका पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। अरे हाँ है ना? तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, अरे अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। यस और नो? एमसीक्यू बेस्ड आता है, लेकिन एमसीक्यू में कोड आते हैं। एमसीक्यू में क्या आते हैं? कोड। एक कोड बना हुआ रहेगा, 4। हाँ नहीं, एमसीक्यू में कोड कैसे आता है? कोड का कोड लिखना नहीं है आपको, कोड लिखा हुआ आएगा, आपको उसको ड्राई रन करके 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या बताना है, आउट। तो कोड भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बस एमसीक्यू, कुछ नहीं लिखना। 50 चेंज करते रहते हैं पैटर्न, वो अराउंड 50 एमसीक्यू होता है। छोड़ो, अभी उसकी बात नहीं करना ना, क्योंकि 2 प्रॉब्लम है। अभी तो आप 1.5 साल उसके लायक नहीं हो, पॉइंट नंबर 2, उसके एग्जाम देने के लिए 22,000 रुपये लगेंगे। तो अभी बीइंग अ स्टूडेंट हम 22,000 रुपये क्यों खर्चा करेंगे भाई? हमारी जॉब लगेगी, अच्छी कंपनियां तो पे करती है, सर्टिफिकेशन आप करेक्ट कर लो तो पैसा खुद से देती है। तो ऐसी जगह चले जाए, उसके बाद करना, अभी कुछ ऐसा काम नहीं करना। चलो, अब हमने क्या पढ़ा था? कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए थे, इंस्टेंस ब्लॉक पढ़ लिया था, स्टैटिक ब्लॉक पढ़ लिया था, सुपर बेस, सारी कहानियां क्लियर हो गई। अब एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग को भी लाएंगे। कंस्ट्रक्टर चेनिंग किसको बोलते हैं? पेरेंट चाइल्ड में जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो रही है ना। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कौन कॉल हो रहा है? पेरेंट। अब हम कंस्ट्रक्टर्स, पेरेंट, चाइल्ड, इंस्टेंस, स्टैटिक सबको एक साथ डाल देते हैं और समझ जाते हैं कौन कब चलेगा। यस और नो? तो फिर हमारी ये कहानी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। चलो, देखो यही था अपना प्रोग्राम। तो सबको दिख रहा है? यस और नो? तो देखो अपने पास क्लास ए है, क्लास ए में कौन सा ब्लॉक है? स्टैटिक। यहां लिख देता हूं, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ ए क्लास। स्टैटिक ब्लॉक ऑफ विच क्लास भैया? ए क्लास। कोई चिंता चलो बात नहीं। हर्ष, क्या बात हो रही है इधर? एक तो स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अब अपने पास एक ए क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो मैंने ए का लिख दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई चिंता? अब एक ए क्लास में स्टैटिक ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक होगा? इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ क्लास ए। चलो बताओ मुझे, क्लास ए में क्या क्या है? एक स्टैटिक ब्लॉक है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक इंस्टेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मैं इस क्लास ए की एक चाइल्ड क्लास बना देता हूं, जो किसे एक्सटेंड्स करेगी भैया? ए को। कोई चिंता? अब इस क्लास ए का जो चीज है, क्लास ए का जो चीज है, क्या क्या चीज है बताओ? एक तो कौन सा ब्लॉक है? स्टैटिक। एक क्या है? कंस्ट्रक्टर। एक कौन सा ब्लॉक है? इंस्टेंस, है ना। अब क्लास बी के अंदर भी क्या लिख दिया मैंने? स्टैटिक ब्लॉक ऑफ बी क्लास। ये किसका कंस्ट्रक्टर है? बी का। और ये इंस्टेंस ब्लॉक है किसका? बी का। कोई चिंता? हाँ, बी डिफॉल्ट। हाँ, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा भैया? बी। बढ़िया, कोई चिंता? यस और नो? चलो, अब मैं आया बी क्लास के पास, मेन स्टार्ट किया मैंने, और यहां पे मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा भैया? बी का। अब आपको बताना है पूरे आउटपुट का फ्लो। ठीक है, किसका फ्लो बताना है? पूरे आउटपुट का। देखो सबसे ऊपर कौन सा ब्लॉक है? स्टैटिक। फिर ए का डिफॉल्ट, फिर ए का कौन सा ब्लॉक? इंस्टेंस। यस और नो? बी का कौन सा ब्लॉक? स्टैटिक। बी का कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट। बी का कौन सा ब्लॉक? इंस्टेंस। अब आपको यह बताना है कि जब हम इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा। चलो बताओ।
क्या लगता है क्या आउटपुट हो सकता है? जावा सी, फर्स्ट डॉट जावा, फिर आया जावा और यहां पे क्या आ गया? फर्स्ट। सबसे पहले तो कौन चला? मेन का स्टार्ट, मेन स्टार्ट चला, यस और नो? अब आपने देखा सबसे पहले ए और बी के कौन से ब्लॉक चले? तो अगर मेरे पास सी है, बी है, ए है, तो सबसे पहले किसका स्टैटिक चलेगा? ए। पहले पेरेंट लोड होता है, बाद में चाइल्ड। तो पहले कौन लोड हुआ? पेरेंट, फिर चाइल्ड। तो पहले दोनों पेरेंट लोड हो गए भैया, अरे हाँ है ना? अब आपको ये कहानी समझनी है कि अब कौन चलेगा। अब मैं कहानी सुनाऊं? देखो सबसे पहले तो स्टैटिक ब्लॉक चलता है सारी क्लासेस के, क्योंकि सारी क्लास पेरेंट टू चाइल्ड क्या होती है? लोड। फिर उसके बाद फ्लो कैसे होता है? जब हम पेरेंट क्लास से पहली बार रिटर्न होते हैं चाइल्ड की तरफ, पेरेंट क्लास से पहली बार किधर रिटर्न होते हैं? चाइल्ड की तरफ, तब उस चाइल्ड के पहले सारे इंस्टांस ब्लॉक चलता है। उस चाइल्ड के पहले सारे कौन चलते हैं? इंस्टांस। बोले सर अब बात थोड़ी सी क्लिक नहीं हो पा रही है। यस और नो? बात कैसे क्लिक होगी? अपने पास कितनी क्लास है? एक क्लास है ए, एक क्लास कौन सी? बी। यस और नो? अच्छा इसके ऊपर कौन बैठा है बताओ? ऑब्जेक्ट। ये तो मानते हो? यस और नो? अब आपने बी का ऑब्जेक्ट जैसे बनाया तो पहले ए लोड हुई, फिर कौन लोड हुई? यस और नो? अब एक के कंस्ट्रक्टर से गाड़ी ऊपर कहां जाएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट तो कुछ काम करेगा नहीं। यस और नो? जब पहली बार ऑब्जेक्ट से रिटर्न होंगे, पहली बार कहां से होंगे रिटर्न? ऑब्जेक्ट से, तो कहां आएंगे? ए के पास। तो फिर एक का कौन चलेगा? इंस्टांस। एक के सारे इंस्टांस चलेंगे, एक के कौन चलेंगे? सारे इंस्टांस। फिर एक का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, हो गया काम ए का। अब ए से जब पहली बार रिटर्न हुए किसके पास? बी। तो अब बी का कौन से ब्लॉक चलेंगे? इंस्टांस। फिर बी का कंस्ट्रक्टर। आया समझ में? तो पहले तो कौन चले? दोनों स्टैटिक। अब गाड़ी ए के पास गई तो उन्होंने बोला यार ए का कंस्ट्रक्टर बाद में चलता है, पहले कौन सा ब्लॉक चलेगा? इंस्टांस। ए के इंस्टांस चला, ए का कंस्ट्रक्टर चला, अरे हाँ यार ना? फिर कौन चला? बी का इंस्टांस, फिर बी का कंस्ट्रक्टर। यस और नो? तो इस टॉपिक का नाम क्या था? इनिशियलाइजेशन ब्लॉक विथ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अब यहां पे और कॉम्प्लेक्स करना है तो क्या लगा दो? सुपर लगा दो, दिस लगा दो। यस और नो? वो तो पता ही आपको, बस मुझे ये फ्लो बताना था। हाँ, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक विथ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग किसको पता है? बोलते हैं, पता है ना? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से किसको कॉल करना? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। इसे क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। लिख लो एग्जांपल भैया, बोलो। हाँ लिख लो, मैं समझाता हूँ वापस। और आप बोलते हो क्लास लोड मींस क्लास लोड का मतलब क्या हुआ? क्लास मेमोरी में, अरे क्लास अपनी मेमोरी में जगह लेगी ना भैया। तो पेरेंट से चाइल्ड क्लासेस बनी हुई है, तो सबसे पहले जगह किसको मिलेगी? पेरेंट, फिर उसके चाइल्ड। तो पेरेंट पहले लोड होगी, चाइल्ड बाद में लोड होगा। कोड कंपाइल हुआ सर? हाँ, कोड कंपाइल जब रन होता है, जब कोड रन होता है ना, तो हमारे डॉट क्लास फाइल किसके पास आती है? JVM। JVM में कौन है? क्लास लोडर सब सिस्टम है। वो क्या लेता है? बाइट कोड लेता है। अब उसके पास तो अलग अलग क्लासेस आ रही है, तो वो किसको लोड करेगा? पहले पेरेंट को, बाद में चाइल्ड को। सर स्टैटिक ब्लॉक कंपाइल होने पे नहीं चलता, रन होने पे चलता? रन होने पे। हाँ, स्टैटिक ब्लॉक क्या बोलता है? जब कोई भी चीज चलती तो कब है? रन होने पे। कोई भी चीज चलती तो कब है? रन। और आपने एक और चीज बोली थी सर कि कोई वैलिड ब्लॉक ऑफ कोड देखता है, मतलब जब क्लास लोड कब होती है? मैं खाली मेन को बना दूं, मेन में कुछ नहीं लिखूं, तो ये ए और बी कोई भी लोड होगी क्या? नहीं। जब तक उनका एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक नहीं आएगा पिक्चर में, तो जब तक हम कोई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, जब तक कोई स्टैटिक मेथड किसी एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक को बुला नहीं रहा, तब तक उस क्लास को मेमोरी में लोड नहीं करेगा। जब उसको लोड करने जाएगा तब वो देखेगा क्या इस क्लास में सारे स्टैटिक ब्लॉक है, पहले वो सारे चलेंगे। अगर सिर्फ दो क्लासेस बने, एक में सिर्फ स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, देन उसमें सिर्फ जो मेन क्लास है उसमें मेन मेथड बना रखी है, और फिर अगर उस दिन किया तो था ऐसा? चली थी क्या? वो नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी? क्योंकि हमारी क्लास लोड ही नहीं हो पाई। उस दिन याद करो ना, मैंने मेन में कुछ नहीं लिखा था, तो मेरी क्लास का स्टैटिक ब्लॉक कुछ भी चला था क्या भैया? क्यों नहीं चला था? क्योंकि हमारी क्लास लोड ही नहीं हो पाई। कंस्ट्रक्टर चेनिंग एक बार हाँ,
अरे पेरेंट से चाइल्ड जो कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, उस दिन किया था ना, सुपर लगाया था, याद है? इसी कॉन्सेप्ट को टेक्निकली क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या थ्योरी थी बताओ? चाइल्ड क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कौन कॉल होता है? डिफॉल्ट। अगर हम किसी और को कॉल करना चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड? सुपर। अगर सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाना है तो दिस। याद आया ऐसा ना? बस यही कॉन्सेप्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अच्छा, ऊपर दोनों आते हैं चेनिंग में। हाँ डाल दो। मतलब कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब है कि पेरेंट चाइल्ड में चीजें कैसे कॉल हो रही है। डिफॉल्ट तो सुपर लगा ही देता है। बाय डिफॉल्ट क्या लगा रहता है? सुपर। अगर हमको किसी और को कॉल करना है तो सुपर के साथ क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स। अच्छा, आपका अप्रैल मंथ का रिजल्ट तो पता ही चल गया आपको। अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं क्या जो एब्सेंट है उस टाइम पे? है ना? तो जो एब्सेंट है भैया, आप एक बार बात करना, हम प्लान करेंगे ना, आपका एक टेस्ट प्लान करना मुझे अप्रैल मंथ का आपका बचा हुआ है। अब मई का मशीन टेस्ट आपका लाइन अप होने वाला है ना? वैसे तो कब होता है? मंथ के लास्ट जो मंडे वनडे होता है उसमें रहेगा ना यहाँ से। लेकिन माइंड सेट क्लियर रखना, क्योंकि अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों को कितने मार्क्स है भैया? 0। तो अब अगर मई में कंटिन्यू 0 आया तो आप मुश्किल में फंस जाओगे ना, यहाँ है ना। इसलिए जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उसी में से पूछूंगा। यस और नो? अभी आप नए नए आए हो तो मैं चाहता नहीं कि कुछ नया लॉजिक दूं। एक तय हो गया कि मैं जितने असाइनमेंट दे रहा हूं क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा। यस और नो? तो मैंने आपको आईएमपी बता दिया। कौन से वाले में? लीडर क्वेश्चन था ना पिछले असेसमेंट में, उसमें अरे कुछ मतलब जब ऐसा कुछ बोलता है तो क्वेश्चन को पढ़ लो। वो बोल क्या रहा था? आप मेन में क्या बनाओ? एक अरे। उस अरे को कहाँ पास कर दो? एक फंक्शन को, जिसका काम होगा क्या फाइंड करना? लीडर। अरे आया यस और नो? एग्जाम्पल लिख लिया? नहीं लिखा सभी ने? एक बार स्टैटिक और कंस्टेंट की स्टोरी शॉर्ट में बता देता हाँ देखो, स्टैटिक ब्लॉक क्या करता है? स्टैटिक ब्लॉक क्या बोलता है? जब जब क्लास लोड होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? स्टैटिक। स्टैटिक ब्लॉक कितनी बार चलता है? एक बार। कब चलता है? सबसे पहले। जब भी हमें रियल लाइफ में ऐसा कोई काम करना हो जो हमें एक ही बार करना हो, जो सबसे शुरुआत में करना हो, जैसे मानो मैंने बोला फाइल कनेक्शन देना है, यस और नो, तो वो किसके अंदर दे सकता हूं मैं? स्टैटिक, जो एक ही बार होगा। यस और नो? तो इस तरह के काम मुझे कहां देना चाहिए? स्टैटिक ब्लॉक में। ये समझ में आया? इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है? तो जब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने सुना था कंस्ट्रक्टर चलता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के भी पहले कौन सा ब्लॉक चलता है? इंस्टेंस। आया समझ में? तो इंस्टेंस ब्लॉक पहले चलता है, बाद में कंस्ट्रक्टर। ये कहानी समझ में आई थी? फिर है ना, इंस्टेंस चलता है, यस और नो? तो जब हमें 1000 कंस्ट्रक्टर और कोई कोड कॉमन है, तो सब जगह जो कोड लिखा हुआ है उसको हम कहीं कॉमन रखना चाहते हैं, तो कहां रख सकते हैं? इंस्टेंस में। यस और नो? फिर अभी अगली कहानी क्या आई? पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड में भी कंस्ट्रक्टर। तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से किसको कॉल करना हो? पेरेंट। बाय डिफॉल्ट कौन कॉल होता है? डिफॉल्ट। हम चाहते हैं कोई और कॉल हो, तो कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? सुपर। तो सुपर से हम पेरेंट के दूसरे कंस्ट्रक्टर में जा सकते हैं। दिस से हम करंट क्लास के अलग अलग कंस्ट्रक्टर में जा सकते हैं। खेल समझ में आया? यस और नो? अरे बढ़े आगे। ठीक है, तो ये कर लोगे आप? समझ गए? यस और नो? अब स्कोर कॉम्प्लेक्स बनाना तो क्या कर लो? इसमें सुपर लगा दो, दिस लगा दो। चलो इसका फ्लो समझो। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? आपने बी का कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कायदे से कौन चलना था? बी का कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या है? एक एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक। तो पहले बी क्लास लोड होने की बात होगी, लेकिन बी क्लास लोड होने से पहले वो चेक करेगा बी किसकी चाइल्ड है? ए की। तो पहले कौन लोड होगा? ए। जब क्लास लोड होती है तो पहले कौन चलता है? उसका स्टैटिक। तो उसका स्टैटिक चला, फिर किसका स्टैटिक चला? बी का। अरे आया। फिर जब
है ना। ए क्लास के पेरेंट भी कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चलिए, ऑब्जेक्ट में तो कुछ है नहीं है सर नो। जब वहां से लौट के आते हैं पहली बार, तब इस क्लास के कौन चलते हैं? सारे इंस्टांस। कौन चलते हैं? सारे इंस्टांस। अगर यहाँ 4 इंस्टांस होते हैं तो टॉप टू बॉटम 4 चलते हैं। फिर कौन बनता है? ए का कंस्ट्रक्टर। फिर जब यहाँ ए क्लास से लौट के किस में जाएंगे भैया? बी। तो बी का कौन चलेगा? पहले इंस्टांस, फिर बी का। अरे आया, इसको और कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते थे? बी में 3 कंस्ट्रक्टर बना दो, ए में 3 बना दो, बी से सुपर लगाओ, दूसरे पैरामीटर को बुलाओ, वहां पे क्या लगाओ? दिस। अरे आया, तो कंस्ट्रक्टर भी हो जाएगा, चेनिंग भी हो जाएगी, इंस्टांस ब्लॉक भी आ गया और स्टैटिक ब्लॉक भी आ गया और इनहेरिटेंस भी आ गया। यस और नो? चाइल्ड में सुपर लगा के हाँ। जाके दिस लगा दो। जो फ्राइडे वाली कहानी है वो तो सब पता है ना आपको। इसको इसमें 3 कंस्ट्रक्टर बना दो, दिस सुपर लगा दो, वो कहानी तो सेम टू सेम। बस मैंने नया क्या डाल दिया? स्टैटिक इंस्टांस ब्लॉक बेस चाइल्ड में डाल दिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से ब्लॉक पहले चलते हैं और कौन से ब्लॉक। अब आपको फ्लो समझ में आ गया कि 10 पेरेंट चाइल्ड है तो सारे स्टैटिक पहले चलेंगे, फिर टॉप टू बॉटम क्या चलेगा? उनके इंस्टांस, फिर उनके कंस्ट्रक्टर, फिर चाइल्ड में आएगा चाइल्ड के इंस्टांस, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर। अरे हाँ या ना? पूरी स्टोरी क्लियर अच्छे से? चलो, अब स्टैटिक है तो पहले मेन का स्टैटिक चलेगा। अरे मेन में स्टैटिक है तो पहले किसका चलेगा? मेन का स्टैटिक चलेगा। वो कहानी तो उस दिन देखी थी ना हमने, उस दिन वाले एग्जांपल सबने चलाए अच्छे से, प्रैक्टिस किए हैं, वही सब बातें तो है। यस और नो? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं हम जावा का, जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। क्या नाम है टॉपिक का? मेथड ओवर। बहुत काम का टॉपिक है। जैसे कि क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है तो स्टैटिक चल रहा है, तो वो उसके नीचे कंस्ट्रक्टर ये सब देखेगा नहीं, वो वापस देखेगा कि क्लास बी में स्टैटिक। पहले तो सारी क्लासेस लोड होती है टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम सारे के सारे स्टैटिक ब्लॉक चलेंगे, उसके बाद ही कहानी चालू होगी। ढूंढने का मतलब ये बोल सकते हैं कि आप कोई पूछेगा कि ढूंढने का मतलब क्या, तो जब प्रोग्राम रन करता है जो मेमोरी इनिशियलाइज होती है। हाँ, अच्छा, मेमोरी किसके लिए पहले बनती है? पेरेंट के लिए। पहले किसका डेटा इनिशियलाइज होता है? पेरेंट का। तो मेमोरी बनना, क्लास लोड होना, मतलब उसे क्या लोकेट हो रही है? मेमोरी। यस और नो? तो ये सारा काम हो रहा है। चलो हाँ, देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी बनती है, ये तो समझ में आया। यस और नो? अभी कहानी कैसी है? थोड़ा इंटरनल टेक्निकल बात चल रही है कि यार एक हमें स्टैटिक ब्लॉक कब चलता है, तो जब वो क्लास पिक्चर में आती है तब समझ लो क्या चलता है? स्टैटिक ब्लॉक। क्लास पिक्चर में कब आती है? जब उस क्लास का कोई ना कोई क्या चलता है? पहले एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक। चलने की बात आएगी तो तब वो क्लास पहले क्या होगी? लोड होगी। तो उस क्लास का कौन सा ब्लॉक चलेगा? स्टैटिक ब्लॉक। वो ऑब्जेक्ट के लिए होती है। वो किसके लिए होती है? ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का आईडी, नेम, सैलरी, तो उसकी अलग। हाँ, मैंने बताया था ना। और मेन के अंदर बिना ऑब्जेक्ट के मैंने स्टैटिक मेथड बनाई थी, याद है? उसको बुला लिया था। तो जैसे स्टैटिक मेथड बुलाया, वो क्लास क्या होगी मेमोरी में? लोड। तो पहले उसका स्टैटिक ब्लॉक चले। अरे आया, चलो इतना ही था, ज्यादा और ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। मेन काम का टॉपिक चालू करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। कोर जावा का ऐसा कोई इंटरव्यू हो ही नहीं सकता कि जिसमें इसका क्वेश्चन ना पूछा जाए, मेथड ओवरराइडिंग। और 100 में से 99 बच्चे ओवरराइडिंग के सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। यस और नो? मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों। इसलिए इस टॉपिक को जरा शांति से और अच्छे से समझना, बहुत काम का टॉपिक है। यस और नो? चलो लिखो, क्या नाम है टॉपिक का? मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग याद है? ओवरलोडिंग, एक क्लास में एक से ज्यादा क्या होना? मेथड। क्या अलग होना? सिग्नेचर। उसे कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग एक क्लास में होती है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप था, याद आया? अब हम बात कर रहे हैं ओवरराइडिंग। लिखो, द मेथड ऑफ रीडिफाइनिंग या द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिफाइनिंग। लिखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिफाइनिंग the method of base class, the concept of redefining the method of base class in the child class, the concept of redefining the method of base class in the child class, in the child class is called method overriding. The concept of redefining the method of base class in the child class is called
मेथड ओवर राइडिंग। आगे लिखो, इन मेथड ओवर राइडिंग method name and signature should be same. Method name and signature should be same. Method name and signature should be same. मेथड का नाम और सिग्नेचर क्या होता है भैया? सेम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2-3 चीजें आने वाली, थोड़ा शांति से समझना। टॉपिक का नाम क्या है? मेथड ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग में नाम सेम था लेकिन क्या अलग था? सिग्नेचर। ओवरलोडिंग कितने क्लास में हो रही थी? 1। ओवर राइडिंग के लिए कितनी क्लास चाहिए? 2। बिना इनहेरिटेंस के ओवर राइडिंग नहीं होगी। पेरेंट क्लास अलग है, चाइल्ड क्लास अलग। पेरेंट की मेथड को रीडिफाइन करना है चाइल्ड। सर रीडिफाइन करने का मतलब? रीडिफाइन करने का मतलब ये कि पेरेंट ने एक फॉर्मूला दिया सैलरी कैलकुलेशन का, यस और नो, वहां सैलरी कैलकुलेट हो रही थी। चाइल्ड आया, उसने बोला यार ये फॉर्मूला तो ओल्ड हो गया, मैं इस फॉर्मूले पे बिलीव नहीं रखता, मैं इसको रीडिफाइन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? रीडिफाइन, यस और नो। व्हाट इज इनहेरिटेंस? बेस क्लास के सारे फीचर्स किस में आते हैं? चाइल्ड। आगे अब चाइल्ड एडवांस जमाने का है, उसने बोला यार बेस क्लास की कार तो पुरानी थी, मुझे नई जमाने की चाहिए, यस और नो, स्मार्ट कार चाहिए। तो वो क्या करेगा? बेस क्लास की मेथड को फिर से कहां डिफाइन करेगा? चाइल्ड में। तो बोले सर मतलब डिफाइन करेगा मतलब मेथड का नाम क्या होगा? सेम। सिग्नेचर क्या होगा? सेम। वो नया कोड लॉजिक देगा। वो क्या देगा? उसका नया कोड देगा, यस और नो। इसी को क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइडिंग। थोड़ा खेल समझ में आया? अरे यस और नो। चलो तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास ए है, ठीक है, मेरे पास क्या है? क्लास ए। यहां पे कोई एक मेथड बना दी मैंने, वॉइड सम। क्या बना दी? मेथड का नाम क्या है? वॉइड सम। और यहां पे मैंने बोल दिया सम मेथड ऑफ ए क्लास। सम मेथड ऑफ विच क्लास गाइस? ए क्लास। इसमें कोई कंफ्यूजन यस और नो? तो क्लास ए है और क्लास ए के पास एक मेथड है जिसका नाम क्या? सम। फिर कौन सी क्लास आई हमारे पास? बी। अब मैं बी के पास भी क्या करूं? एक और मेथड बना दूं जिसका नाम क्या होगा? बताओ? सम। बताओ क्या यहां ओवरराइडिंग है? क्लास ए में भी कौन? सम। क्लास बी में भी कौन? सम, है ना। यहां पे सम ऑफ ए क्लास है और सम ऑफ विच क्लास? बी क्लास। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाया? बी का। अभी रेफरेंस भी किसका भैया? बी का। अरे तो सब कुछ बी का ही है। अरे यस और नो? चलो क्या आया? मेन स्टार्ट। अब मैंने ओबीजे को बोला कि भैया किसको बुला दे तू? सम को। किसको बुला दे तू? सम को। चलो क्या लिखा है यहाँ पे? सम मेथड ऑफ बी क्लास। किसकी सम चली? बी क्लास। आपसे कोई पूछेगा क्या यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है? तो यहाँ क्या हो रही है? ओवर राइडिंग। क्यों हो रही है ओवर राइडिंग? सर पेरेंट क्लास में एक मेथड है, मेथड का नाम क्या? सम। उसमें कितने पैरामीटर है? 0। चाइल्ड ने क्या किया? सम ने यहां लॉजिक दे रखा अपना 500 लाइन का, यस और नो। चाइल्ड ने बोला यार इस लॉजिक को मैं मान नहीं रहा हूं, मुझे इसे वापस से रीडिफाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइंड, यस और नो। तो रीडिफाइंड करना किस मेथड को? पेरेंट क्लास की मेथड को। इसी को क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइडिंग। जब रीडिफाइन करते हैं तो 2 बातें चेक करते हैं। क्या क्या? बहुत सारे रूल्स भी हैं, अभी उस पर आएंगे, पर यहां पे जनरली क्या देखते हैं हम? ओवर राइडिंग कब होगी? जब नाम और सिग्नेचर क्या हो? सेम। अब सिग्नेचर मुझे बताने की जरूरत है क्या? क्या क्या होता है? तो नाम और सिग्नेचर सेम है, मतलब ये क्या है? मेथड ओवर राइडिंग। लिखो एग्जाम्पल जरा। सर अगर सुपर लगा तो चाइल्ड क्लास है, इसकी जो मेथड है सम, सुपर लगा तो सुपर सम करके। हाँ तो फिर इसमें पेरेंट की कॉल हो जाएगी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखो थोड़े दिन पहले मैंने सुपर विथ मेथड लेवल पढ़ाया था, याद आया? वहां पेरेंट और चाइल्ड में मेथड का नाम क्या था? सेम। मुझे चाइल्ड से पेरेंट की बुलाना थी तो मैंने कौन सा कीवर्ड लगाया था? सुपर। वो कहानी तो सीख गए थे ना। वो कब काम की? जब हमें पेरेंट की मेथड ही बुलाना है। अरे भैया हमने ऑब्जेक्ट बनाया और बंदा आ गया, अरे मुझे तो पुराने जमाने का कैलकुलेशन ही चाहिए, तो फिर आपको चाइल्ड से किसको बुलाना पड़ेगा? सुपर।
लाइक एक का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं ना सर। किसी का भी बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसकी मेथड चलेगी? एक ही। थोड़ा लिख पा रहे हो क्या सब लोग? लिख लिया सभी ने? नहीं है ना? समझाते हैं। चलो समझते हैं। अरे लिख लिया सभी ने? टॉपिक का नाम क्या है? मेथड ओवर राइडिंग। क्या होती है मेथड ओवर राइडिंग? जब बेस क्लास में, है ना, बेस क्लास क्या था? पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास ने 1000 लाइन का कोड लिख रखा है, उससे कुछ मेथड्स बना रखी है जिनमें कुछ कुछ लॉजिक दिया गया है। जब चाइल्ड इनहेरिट करता है तो बताओ क्या होता है? पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसके पास आती है? चाइल्ड। अब कभी कभी चाइल्ड बोलता है यार कि सारी प्रॉपर्टी तो ठीक है, तो पेरेंट ने जो कोड दे रखा है ना, मुझे वो सही नहीं लग रहा है। यस और नो? मुझे उस लॉजिक में क्या करना है? चेंज। ठीक है, तो चाइल्ड क्या करेगा? पेरेंट क्लास की मेथड को रीडिफाइंड करेगा। कहां पे? चाइल्ड क्लास में। रीडिफाइंड का मतलब क्या? वो नया कोड लिखेगा। यस और नो? मेथड का नाम क्या रहेगा? सेम। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी वो समझ में आएगा धीरे धीरे। यस और नो? तो बोले यार सर इसका मतलब नाम तो सब जगह क्या रखना है? सेम, बस काम अलग अलग होगा। पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो अलग लॉजिक दे रही थी, चाइल्ड ने उससे सेटिस्फाई नहीं था। अगर चाइल्ड उस लॉजिक से सेटिस्फाई होता तो अलग से लॉजिक देने की जरूरत थी क्या? नहीं था। इसलिए उसने क्या बोला? पेरेंट क्लास के मेथड को कहां डिफाइन कर देते हैं? चाइल्ड में। चाइल्ड में नया कोड लिखा। अब जो नया कोड लिखा, समझ में आया ना? तो है तो वो वही क्लास मेथड, तो हमने क्या कर दिया? पेरेंट के मेथड को रीडिफाइंड कर दिया। कहां पे? चाइल्ड में। इसी को क्या नाम दिया उन्होंने? मेथड ओवर राइडिंग। आया क्या समझ में? अभी ये बहुत कनेक्ट होने वाला, बहुत सारे डॉट्स आने वाले। एक छोटी सी थ्योरी है मेथड ओवर राइडिंग, ये समझ में आई? अभी तो शुरू हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है। सर ना, मेथड ओवर राइडिंग होता क्या समझ में आ गया? क्या होता है मेथड ओवर राइडिंग? बेस क्लास के मेथड किस में ला रहे हैं? चाइल्ड क्लास में। उसे रीडिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसे? तो बोले सर अगर नहीं करेंगे तो, अगर मान लो है चाइल्ड क्लास में बी नहीं बनाऊं मैं सम, तो क्या होगा? किसकी कॉल हो जाएगी? पेरेंट। क्यों? पता ही हमें इनहेरिटेंस। अरे इनहेरिटेंस याद है ना? चाइल्ड। तो हमने बेस क्लास के मेथड को क्या कर दिया? रीडिफाइंड। कहां पे? चाइल्ड में। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब एक और कहानी आती है। कहानी क्या बोलती है यार? मान लो हमारे पास एक पेरेंट है और उसके 1000 चाइल्ड है। एक पेरेंट और कितने चाइल्ड है? 1000। यस और नो? अब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बनेंगे। कभी बी क्लास का बना, कभी सी का बना, कभी किसका बना? डी का। तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक ही बंदा रखें, उसी से सबको बुलाएं? बोले सर मतलब आप चाहते हो? अच्छा यहां पे मुझे बताओ, ये ओबीजे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है। मतलब इस लाइन को मैं ऐसे तोड़ूं तो मुझे बताना क्या होगा? अगर मैं लिखूं ओबीजे इज इक्वल टू, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? ये ओबीजे क्या है? एक रेफरेंस है। किस क्लास का? बी क्लास का। इस रेफरेंस के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। थोड़ा फील करना कहानी को। ये सर नो, मैंने एक रेफरेंस बनाया। रेफरेंस का नाम क्या? ओबीजे। ओबीजे रेफरेंस है। उस रेफरेंस के अंदर किसका ऑब्जेक्ट रख दिया? बी का। अब जब इस ओबीजे रेफरेंस से बुलाओगे सम को, तो किसका सम कॉल होगा? बी का। मानते हो? यस और नो? चलो आगे चल के मेरे पास एक क्लास और आ गई, है ना? आगे चल के मेरे पास क्या आ गई? एक और क्लास। क्या नाम है क्लास का? हाँ,
तो यहाँ पे एक और क्लास आ गई जिसका नाम क्या, सी। ये सी भी किसे एक्सटेंड कर रही है भैया, ए को। और मान लो यहाँ पे भी एक बंदा कौन है, सम। अरे दिख रहा है सभी को। एक काम करते थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक बनाते हैं। मान लो एक क्लास है, क्लास का नाम क्या, पर्सन। क्लास का नाम क्या, पर्सन। ठीक है, पर्सन ने एक मेथड बना रखी है जिसका नाम है, ठीक है ना, वर्क। क्या नाम है, वर्क, है ना। और यहां बोल दिया नॉर्मल वर्क। समझ में आया, यस और नो? चलो, अब पर्सन का एक चाइल्ड है एम्प्लॉय। पर्सन का एक चाइल्ड कौन है भैया, एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है उसके पास भी यही मेथड है। क्या नाम है मेथड का, वर्क। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय है इसका वर्क अलग होगा, तो हमने यहां लिख दिया किसका वर्क है, ये एम्प्लॉय वर्क है। अरे यस और नो? फिर वैसे ही क्लास सी है, मान लिया ये मैनेजर है। ठीक है, ये किसका चाइल्ड है, पर्सन का। तो पर्सन के कितने चाइल्ड हो गए, दो। एक एम्प्लॉय हो गया और एक मैनेजर हो गया। मैनेजर के अंदर भी मेथड का नाम क्या है बताओ, वर्क। और यहां पे क्या लिख दिया, मैनेजर वर्क। चलो सब मेरे साथ है, यस और नो? अब आप नॉर्मल अगर काम करोगे तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जल्दी से बताओ। अगर आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेथड को बुलाओगे तो किसकी मेथड चलेगी, पर्सन। एम्प्लॉय का बनाओगे तो किसकी चलेगी, एम्प्लॉय। देखो मैं ऐसा करूंगा, obj1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऐसे ही करेंगे, यस और नो? ठीक है, फिर obj1 से किसको बुलाऊंगा बताओ मैं, वर्क। तो किसका वर्क चलेगा, चलो अभी किसका वर्क चलेगा जल्दी से बताओ। हाँ, तो यहाँ पे किसका वर्क चला, एम्प्लॉय। अगर मुझे मैनेजर का वर्क चाहिए तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पे मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा obj2। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भैया, मैनेजर। और यहाँ पे किसको बुला दिया मैंने, मैनेजर। ठीक है, और obj2 से किसको बुलाऊंगा मैं, वर्क। अब बताओ क्या होने वाला है, चलो यहाँ पे किसका आ गया, मैनेजर वर्क। उनका कहना था यार तुमको कितने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहे हैं, दो। अभी तो पर्सन के दो ही चाइल्ड है, मान लो 20 चाइल्ड होते तो आपको 20 क्या बनाना पड़ता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक ही रेफरेंस यूज करें, क्या यूज करें, एक ही रेफरेंस। और उसको बोल दे भाई रन टाइम पे तेरे पास मैनेजर का ऑब्जेक्ट आए ना तो मैनेजर की मेथड को बुला लेना, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आए तो एम्प्लॉय का बुला लेना। अरे यस और नो, है ना। आईटी एक्सपर्ट का आए तो उसका बुला लेना, एचआर का ऑब्जेक्ट आए तो उसको बुला लेना, यस और नो। रेफरेंस कितने रखने का है, एक। ऑब्जेक्ट किसके होंगे, अलग अलग। सर ऐसा कैसे करेंगे, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जल्दी से बताओ। हम एक काम करते हैं, एक बंदे का रेफरेंस बना के रख लेते हैं। एक बंदे का क्या बना लेते हैं बताओ, रेफरेंस। बोले सर मतलब आप एक ही बंदा बना लो ओबीजे। ये ओबीजे किस टाइप का है दोस्तों, पर्सन। अरे ये ओबीजे किस टाइप का है, पर्सन। अब मैं बोलूंगा सुन रहे ओबीजे, सब मेरे साथ रहना भैया ना, सुन रहे ओबीजे, तेरे अंदर किसका ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एम्प्लॉय। और यहां से ओबीजे से किसको बुलाओगे आप, वर्क को। बताओ किसका वर्क चलेगा, हाँ यहाँ पे जाएगा और किसका वर्क चला देगा बताओ, चला देगा यस और नो। देखो किसका वर्क चला दिया, एम्प्लॉय। अब यहां मुझे अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। यहां मैं फिर से बोलूंगा अरे ओबीजे अपने अंदर अब किसका ऑब्जेक्ट रख ले मेरे दोस्त, मैनेजर का। और ऑब्जेक्ट को बोला भाई किसको बुला दे तू, वर्क को। तो ये किसका वर्क बुलाएगा बताओ जल्दी से, किसका वर्क बुलाएगा, मैनेजर। थोड़ा खेल समझना, जरा शांति समझो। कहा क्या, सबसे पहले पर्सन कौन है, पेरेंट क्लास। पर्सन क्या है, पेरेंट। तो जावा बोलता है, एक टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है डायनामिक बाइंडिंग। क्या बोलते हैं उसे, डायनामिक। देखो अभी तक क्या हुआ, हम ऑब्जेक्ट जिसका बना रहे थे, है ना। कंपाइल टाइम पे क्या होता है बताओ, कंपाइल टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, इस लाइन को देखता है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर क्या देखता है, इस लाइन को देखता है। अच्छा ओबीजे किसको बुला रहा है, वर्क। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम पे बाइंड करता है इस ओबीजे से इस वर्क नाम की मेथड को, यस और नो। ये कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, कंपाइल। अब यहाँ पे 3-4 शब्द एक साथ चलेंगे। ओवरराइडिंग तो चली रही थी, बिना इनहेरिटेंस के क्या नहीं हो सकता, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग आ गई।
अब ओवरराइडिंग आने के बाद एक और टर्म आता है जिसका नाम है डायनामिक बाइंडिंग, जिसमें हम रेफरेंस किसका बनाते हैं, पेरेंट का, ऑब्जेक्ट किसके बनाते हैं, अलग अलग चाइल्ड का। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। लेकिन पहले आपको एक और बाइंडिंग समझना पड़ेगी, स्टैटिक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, स्टैटिक। स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, हाँ बोलो ना। जैसे अपन पर्सन से पहले पर्सन बना दिया उसके लिए फिर मैनेजर को डाला, अगर कि जो अपन ने दूसरी बार वो बनाया था तो वहां पे अगर एम्प्लॉय से उसको एक्सटेंड, जहां पे मैनेजर को एक्सटेंड किया था पर्सन से, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहां पे अपन एम्प्लॉय मतलब वो मैनेजर को एक्सटेंड करते हैं किससे, एम्प्लॉय से, हाँ तो तब अगर हम पर्सन का रेफरेंस देते हैं हाँ तब भी चलता। देखो पर्सन कौन है, सबसे पेरेंट। रेफरेंस हमेशा किसका देना है आपको, पेरेंट का। जैसे पावर क्या, पेरेंट का रेफरेंस देने का पावर क्या बताओ, पेरेंट का रेफरेंस देने का पावर ये कि इसके अंदर मैं पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट रख सकता हूं। किसका ऑब्जेक्ट रख सकता हूं भैया, पेरेंट। अब मुझे बताओ obj.work, चलो बताओ यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अच्छा क्या यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, क्या यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, नाम एक ही है, काम अलग अलग। नाम क्या है बंदे का, ओबीजे। अभी ओबीजे वर्क को बुला रहा तो किसका वर्क चल रहा है, पर्सन। फिर ओबीजे ने किसको बुलाया, वर्क, किसका ऑब्जेक्ट है, फिर तीसरी बार किसका, क्या यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, नाम एक ही है, काम अलग। अरे रियल लाइफ में आप एक पेरेंट बनाओगे उसके 1000 चाइल्ड बनेगी, क्या अलग अलग सबके ऑब्जेक्ट बनाने बैठोगे क्या। आपने एक रेफरेंस बनाया, बोला अरे मैनेजर का काम करना है, ला मैनेजर तेरा ऑब्जेक्ट दे। मैनेजर का ऑब्जेक्ट किसमें असाइन हो जाएगा उस मोमेंट पे, ओबीजे में। अरे हाँ या ना, एक बार शांति समझो, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये कहानी, शुरुआत में थोड़ी सी क्या होती है, कंफ्यूजिंग। इससे पहले वाला एग्जांपल याद है सबको, चलो इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई थी, क्लास का नाम क्या था, ए में क्या रखा था, सम। फिर इसकी कौन सी क्लास बनाई थी, बी में क्या रखा था भैया, सम। सबको याद है, मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, बी का, इज इक्वल टू न्यू बी। ओबीजे से किसको बुलाया था बताओ, सम। अब कंपाइल टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर देखता है ओबीजे किसका, बी का, तो कंपाइलर जाता है और यहां पे बाइंड कर देता है। ये कंपाइलर ने बाइंड कर दिया, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसे, कंपाइल। ये बाइंड, व्हाट इज बाइंडिंग, बाइंड मतलब जो फंक्शन का कॉल है, ये कॉल है, ये मेथड का क्या है, मेथड का कॉल। ये किससे बंध गया, मेथड के कोड से। किससे बंध गया, मेथड के कोड, इसे बोलते हैं बाइंडिंग। मेथड का कॉल बाइंड हो गया किसके, मेथड के कोड के साथ, यही क्या कहलाता है, स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। यस और नो। अगर कंपाइलर ये तय कर ले कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सी मेथड कॉल होगी, तो इसे कौन सी बाइंडिंग कहा जाता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, अरे हाँ या ना। तो ये कौन सी बाइंडिंग हुई, यहां पे कंपाइलर ने जो तय किया है कौन सी बाइंडिंग हो गई, कंपाइल टाइम, स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। ये समझ में आया, यस और नो। अब मैं आपसे बोलूं यार ये काम मत करो, ये काम किया तो घाटा क्या, अगर एक ही मेथड बुलाना है तो फिर एक अलग से क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, उसको बनाओगे। इसके बजाय काम करो, तो ए का क्या बनाओ, रेफरेंस बना दिया, यस और नो। मान लो ऐसा लिख दिया, ए का क्या बनाया, रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू बी। चलो इस लाइन का मतलब बताओ मुझे क्या होगा। अब आपने ओबीजे से किसको बुलाया भैया, सम। ओबीजे से किसको बुलाया, सम। तो बताओ कंपाइल टाइम पे क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को पहले ए के इससे बाइंड कर देगा। क्यों ऐसे क्यों बाइंड करेगा, क्योंकि रेफरेंस किसका है बताओ, ए का, तो ए की मेथड से क्या कर दिया, बाइंड। फिर जब कोड रन होता है, ऑब्जेक्ट का बनता है, जब कोड क्या होता है, रन टाइम पे कोड ने देखा अरे ऑब्जेक्ट किसका, बी का, तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा और किससे बाइंड कर देगा भैया, बी। ये कौन सी बाइंडिंग हो गई, डायनामिक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग हो गई, डायनामिक। थोड़ा समझ में आया क्या, पहले एक शब्द लिखो, डायनामिक बाइंडिंग, टॉपिक का नाम लिखो डायनामिक बाइंडिंग। फिर ये डायग्राम बनाना, फिर ये एग्जाम्पल लिखना। हाँ पहले लिख लो फिर समझते हैं। हाँ पहले डायनामिक बाइंडिंग का मतलब लिखो, लिखो डायनामिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग ब्रैकेट में लिखो रन टाइम बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, इसी का नाम है भैया डायनामिक बाइंडिंग। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रन टाइम बाइंडिंग
और लेट बाइंडिंग, LATE, लेट बाइंडिंग is a key feature of object oriented programming, is a key feature of object oriented programming that determines key feature of object oriented programming that determines which method to call, that determines which method to call at runtime, that determines which method to call at runtime based on, that determines which method to call at runtime based on the actual object, based on the actual object being referenced, based on the actual object being referenced rather than the reference type, based on the actual object being referenced rather than the reference type. आगे लिखो, it supports runtime polymorphism. It supports runtime polymorphism where a superclass reference, where a superclass reference can refer to, where a superclass reference can refer to a subclass object, where a superclass reference can refer to a subclass object. चलो समझो, एक बार और कहानी सुनाता हूं, फिर वापस से सवाल पूछना अपना, यस और नो। चलो, पहली चीज, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, क्लास का नाम ए, फिर कौन सी क्लास आई, बी में और ए में एक मेथड है जिसका नाम सेम, जिसका सिग्नेचर सेम, मतलब वहां पे क्या हो रही है, मेथड ओवरराइडिंग। बेस क्लास के मेथड को रीडिफाइन करना किधर को, चाइल्ड क्लास में, उसे क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। खेल समझ में आया, ये खेल क्लियर था, यस और नो। आज तक आपने क्या सीखा, बी का ऑब्जेक्ट बनाओ, बी की मेथड को बुला लो, ए का ऑब्जेक्ट बनाओ, ए की मेथड को बुला लो, जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसकी मेथड चल रही है, यही सीखा आज तक। अब कहानी में थोड़ा नया शब्द आ रहा है जिसका नाम है डायनामिक बाइंडिंग। अब जावा बोलता है कि यार ऐसा करेंगे हम, मान लो मेरे पास 100 क्लास है, ठीक है, तो 100 मेथड को बुलाने के लिए कितने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे, 100, obj1 obj2 obj, 100 नाम याद रखना पड़ेंगे। obj1 बुलाएगा ऐसा, obj2, 100 नाम याद रखना पड़ेंगे। तो जावा ने बोला एक काम करो यार, तुम है ना ए का क्या बनाओ, रेफरेंस, पेरेंट का। सर पेरेंट का क्यों बनाओ, क्योंकि पेरेंट के पास ताकत है सबको अपने अंदर स्टोर करने की, यस और नो। अगर आपने एम्प्लॉय का रेफरेंस बना लिया गलती से, तो क्या एम्प्लॉय भविष्य में पर्सन को रिफर कर पाएगा क्या, क्योंकि एम्प्लॉय कौन हुआ, चाइल्ड। अभी दिखाऊंगा मैं एरर लाके, यस और नो। तो हमेशा रेफरेंस किसका बनाते हैं, पेरेंट। बोले फायदा क्या है सर, फायदा ये है, चलो पहले ए बी वाला समझ दो, फिर इस पे रियल पाएंगे ना। ए बी वाले में क्या समझना है आपको, बोले सर सबसे पहले तो बेसिक कहानी, सबसे पहले तो बेसिक कहानी क्या, क्लास ए है, क्लास ए में क्या है बताओ, सम, क्लास बी में भी क्या है बताओ, सम। एक तरीका तो जो हमने आज तक सीखा, ए का obj1 बनाया इज इक्वल टू न्यू ए, बताओ obj1 से किसको बुलाया दोस्तों, सम, बताओ क्या होगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे देखेगा obj1 किसका, ए का, ए के साथ क्या कर दिया, बाइंड, रन टाइम पे भी किसका ऑब्जेक्ट बना, ए का, ए कॉल हो गया, ये सर नो। फिर अगली बार बी का क्या बनाया, obj2 इज इक्वल टू न्यू बी, कोई चिंता, obj2 इज इक्वल टू किसको बुलाया भैया, सम। अरे हाँ या ना, ये खेल नॉर्मल जो आज तक सीखा। अब इसका नेक्स्ट लेवल, उनका कहना है भाई साहब ये तरीका तो ठीक है, लेकिन अभी तो 2 ही क्लास है, 200 होती तो अलग अलग कौन बनाते। तो एक काम करो, आप हमेशा रेफरेंस किसका बना लो, ए का, एक रेफरेंस बना के रख लो। ये वो भी जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस है, रेफरेंस कौन है ये, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यू। अब आपको तय करना है किसका ऑब्जेक्ट चाहिए। बोले मतलब सर
अगर आपने बोला अरे ओबीजे चल जरा अपने अंदर किसका ऑब्जेक्ट रख ले, ए का, अब बताओ कंपाइल टाइम पे कंपाइलर देखेगा ओबीजे किसका है, ए का, तो जब आप ओबीजे से किसको बुलाओगे भैया, सम, तो ये जाएगा अच्छा कंपाइलर सम, ये कंपाइल टाइम पे होगा। रन टाइम पे कंपाइलर जेवीएम क्या देखेगा, ऑब्जेक्ट तो किसका है, ए का, तो रन टाइम पे भी इसी को कॉल कर दिया। अरे हाँ या ना। अगली बार हम क्या यूज करेंगे, ओबीजे को बोलेंगे यार अब अपने अंदर तू किसका ऑब्जेक्ट रख ले मेरे दोस्त, बी का, नहीं समझे क्या। अब ओबीजे से किसको बुलाओगे बताओ, सम। अब बताओ यहां पे क्या होने वाला है, कंपाइलर देखेगा ओबीजे किसका, ए का, तो पहले ए से बाइंड करेगा, ये किस टाइम पे हुआ, कंपाइल टाइम, तो ये कौन सी बाइंडिंग हुई, कंपाइल टाइम। अब रन टाइम पे देखेगा यार ऑब्जेक्ट तो किसका, बी का, तो सीधे किसके पास जाएगा, ये बॉन्ड हटाएगा और किससे बाइंड करेगा, बी, और किसकी मेथड चला देगा, बी। सर फायदा बताओ क्या हुआ, फायदा ये हुआ यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पा रहे हैं। नाम एक ही है, क्या नाम है बंदे का, ओबीजे। ओबीजे 1000 मेथड्स को बुला पा रहा है, अलग अलग नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। यही क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। थोड़ा खेल समझ में आया, पहले ये डायग्राम बनाओ, एक तरफ ये लिखो बड़ा, ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा ना इस चीज को समझने में। हेलो क्वेश्चन ये कि जैसे कि हम रेफरेंस दे रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस बिल्कुल ले सकते हो, पर दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस ले लिया और जब तुम सम को बुलाओगे तो कंपाइल टाइम पे सम को ढूंढने कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास में। और तुमने ऑब्जेक्ट क्लास में सम बनाई है क्या, ऑब्जेक्ट क्लास तो तुम्हारे पावर में नहीं है, एरर दे देगा वो। अभी चेंज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे सारा। जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लाइक तो आपने बोला कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसी को रेफरेंस दे देते हैं, तो सिर्फ फायदा क्या है, डेट मेमोरी तो हर बार रिपीट। हाँ फायदा, मेथड ओवरलोडिंग कर रहे थे, मेथड तो 10 ही बनाई थी, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ था मेथड ओवरलोडिंग में मुझे नाम कितने याद रखना पड़े, देखो चीजों को आप समझो, फायदा ऐसे सोचो, आपको एक ही नाम याद रखना है, सम 10 तरह के काम कर रही है ना, सेम ऐसे आपको एक रेफरेंस याद रखना जिसका नाम ओबीजे। 100 क्लास है, 100 मेथड है, सबको बुलाने का पावर किसके पास, ओबीजे। इससे पहले क्या कर रहे थे, ओबीजे 1, ओबीजे 2, 1000 मेथड बनाना पड़ रही थी, 1000 अलग अलग चीजें बना रही थी। अरे यस और नो, ऑब्जेक्ट मेमोरी वगैरह तो अलग अलग बन ही रही है, बस रेफरेंस क्या है, एक रेफरेंस हम एक बना रहे हैं, उसी से सबको अलोकेट करा रहे हैं। यस, बंदा एक ही जो रेफर कर रहा है। चलो चलो आपस में बातें नहीं, ये लिख लिया क्या सबने, डायग्राम बना लिया सबने, हाँ डायग्राम बना, वो फिर पर्सन एम्प्लॉय समझा रहा हूं मैं। बोलो, रेफरेंस, हाँ ऑब्जेक्ट तो हर बार नया बन रहा है, ऑब्जेक्ट बना उसको हमने रेफर करा दिया ओबीजे को, खत्म। अगली बार नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ये तो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा, ये खत्म। अब नया ऑब्जेक्ट बना, उसको कौन रेफर कर रहा है, ओबीजे। एक ही बंदे से हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सर सपोज दिन मान ली जाए कि जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय क्लास, उसके पास एक और मेथड है डिस्प्ले, तो अपन बाद में मैनेजर के बाद में उसको कॉल करें तो नहीं होगा, फिर डबल बनाना, फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस, अगर आप डायनेमिक बाइंडिंग कर रहे हो तो ये खेल आपको ऐसा लग रहा है। चलो एक बार एक पर्सन एम्प्लॉय की बात करूं मैं। चलो सबसे पहले आपके पास एक क्लास है, क्लास का नाम क्या, पर्सन। सब मुझे शांति समझना, क्लास का नाम क्या, पर्सन। पर्सन में एक मेथड है, मेथड का नाम क्या, वर्क। अरे हाँ या ना। पर्सन का एक चाइल्ड कौन, एम्प्लॉय। पर्सन का दूसरा चाइल्ड कौन भैया, मैनेजर। सब सुन रहे हैं, हाँ या ना। अब मैं आपसे नॉर्मल तरीका बोलूं, नॉर्मल ऐसा तरीका, तो मुझे कितने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे, 3। ओबीजे 1 जो पर्सन का रेफरेंस रखेगा, ओबीजे 2 जो एम्प्लॉय का, ओबीजे 3 जो मैनेजर का। अब हम डायनेमिक बाइंडिंग की बात करना चाहते हैं, जहां पे रेफरेंस किसका बनाएंगे, एक। मैंने बोला यार पर्सन का क्या बना लिया मैंने, रेफरेंस। अरे हाँ है ना। और ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा मैं, अगर पर्सन का बनाया तो बताओ इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी पर्सन का है और रेफरेंस भी पर्सन का है। यस और नो। अब अगर इससे आप किसको बुलाओगे, वर्क, तो ये कौन से वाले वर्क को बुलाएगा, जल्दी से बता दो। अब यहां पे क्या हुआ, रेफरेंस किसका बताओ, पर्सन, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, एम्प्लॉय। अब यहां से वर्क को बुलाओगे तो पहले कंपाइल टाइम पे वो कहां चेक करने जाएगा, पर्सन। अरे पर्सन तेरे पास वर्क है, यस और नो,
लेकिन रन टाइम पे वो देखेगा अरे ऑब्जेक्ट तो किसका, एम्प्लॉय का, तो किसके पास जाएगा वो, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की कौन सी मेथड चला देगा, वर्क। अरे आया यस और नो। फिर आप किसके पास गए, मैनेजर, मैनेजर का क्या चला दिया इसने, वर्क। नहीं आया क्या समझ में, चलो तो क्या आ गया आपका, मेन स्टार्ट, पहले नॉर्मल वर्क, फिर किसका आया, एम्प्लॉय, फिर किसका आया, मैनेजर। लिखो भैया, फिर इसके एग्जांपल दीजिए। हाँ लिख लो भैया। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी बन रही है। हाँ, मेमोरी का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, कैसे हो रहा है। दिख रहा हो, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या अमित? इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनेगी तो रेफरेंस बनने पे मेमोरी बनेगी कि नहीं, रेफरेंस बनने पे मेमोरी नहीं बनेगी। मेमोरी कब बनेगी, जब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। देखो जैसे एक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ओबीजे एक रेफरेंस है जो उसे रिफर कर रहा है, यस और नो। फिर आगे चल के हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो मैनेजर का, तो मैनेजर का जैसे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ये रेफरेंस क्या करेगा, आप किसको रिफर करने लग जाएगा, एम्प्लॉय या मैनेजर को, यस और नो। ये वाली मेमोरी गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगी, ये वाली मेमोरी क्या हो जाएगी, गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि एक ही बंदा है जो अलग अलग मेमोरीज को क्या कर रहा है, रिफर। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा वही मेन वही रहेगा, हाँ, पिछले ऑब्जेक्ट को फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक दो बार में समझ में आएगा ना, थोड़ा सा डायनेमिक बाइंडिंग चलना वो वाली बात होती है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। सर इसके बेनिफिट यही है कि इसमें मेमोरी कम लेता होगा। मेमोरी तो उतनी लगेगी, बेनिफिट क्या है कि आपको नाम एक ही रखना है। अरे पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, किसी चीज का नाम एक ही है पर काम अलग अलग है। ओबीजे एक ही, ओबीजे किसको बुला रहा है, एम्प्लॉय के वर्क को, ओबीजे मैनेजर को वर्क को बुला रहा है, पर्सन के वर्क को बुला रहा है, यस और नो। नाम एक ही है पर काम अलग अलग हो रहा है, ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्योंकि ये रन टाइम पे सारे फैसले हो रहे हैं तो इसको लोगों ने क्या बोल दिया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, मतलब कंपाइल टाइम पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा यहाँ पे बाइंडिंग कौन सी हो रही है, कंपाइल टाइम या रन टाइम, रन टाइम। अच्छा बाइंडिंग किसको बोलते हैं, कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, जो मेथड का कॉल है ना वो मेथड के कोड से बाइंड होता है। अगर ये फैसला कंपाइलर कर दे कि ये वाली लाइन इस मेथड को बुलाएगी तो उसे कौन सी बाइंडिंग बोलते हैं, कंपाइल। अगर ये फैसला कब हो, रन टाइम पे। बताओ यहाँ कब हो रहा है, रन टाइम पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेक कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट है उसकी मेथड क्या करना है, इसे कॉल। तो यही कौन सा बाइंडिंग कहलाएगा, डायनामिक बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग। अरे आप समझे क्या, चलो अब एक बार कंपाइलर को कोड क्या करता है, कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद जब हम रन करते हैं तब फिर जेवीएम की एंट्री होती है, ऑब्जेक्ट बनते हैं, मेमोरी एलोकेशन होता है। अरे हाँ या ना, चलो अब इधर देखो, सब लोग देखो, चलो ये सब लिख लिया सभी ने। अब मुझे बताओ, एक लाइन में लिखते हैं,
अगर मैं ऐसा लिखूं, पर्सन P इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, पर्सन P इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, P से किसको बुलाऊं मैं, वर्क। बताओ क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला बताओ। ये लाइन चलेगी हाँ या ना, किसका वो चलेगा बताओ, किसका चलेगा भैया, एम्प्लॉय। क्यों भैया, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका, एम्प्लॉय। अच्छा, अगर गलती से पर्सन के अंदर वर्क को मैं कमेंट कर दूं, अगर मैं पर्सन के अंदर वर्क को क्या कर दूं भैया, कमेंट, अब बताओ किसका वर्क चलेगा, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। बोले सर अब क्या हुआ, कंपाइल टाइम पे P डॉट वर्क को बुलाया, कंपाइलर क्या बोलेगा, अच्छा P बोले तो कौन सी क्लास का, पर्सन। कंपाइलर ढूंढने गया कि मैं बाइंड कर देता हूं, कंपाइलर ढूंढने कहां गया, पर्सन में। अरे कंपाइलर कहां ढूंढने गया, पर्सन में। दीपक, पर्सन में वर्क बैठा हुआ है क्या, तो कंपाइलर तो उसी टाइम क्या दे दिया, तो जिसका रेफरेंस बना रहे हो उस क्लास में उस मेथड का होना जरूरी है, यस और नो। अगर आप एम्प्लॉय में करेक्ट कर देते हो अब फिर बताते क्या होगा, फिर बताते क्या होगा। पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अच्छा, ये पर्सन पे एक्सपेरिमेंट करूं या ए और बी पे एक्सपेरिमेंट करूं, पर्सन पे कर रहे हैं ना। चलो पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है बताओ। पर्सन क्लास में गलती से क्या मेथड नहीं बनाई मैंने, ये मेरा पर्सन क्लास है जो खाली है ना भैया। ये कौन सी क्लास है, पर्सन। ये कौन सी क्लास है बताओ, एम्प्लॉय। अब एक्सपेरिमेंट समझते जाना एक एक करके, है ना। चलो, यहाँ पे कौन सी मेथड है भैया, वर्क। चलो अब मुझे बताना ये लाइन क्यों एरर देगी। मैंने रेफरेंस किसका बनाया, पर्सन का, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, एम्प्लॉय का, यस और नो। और जब P से किसको बुलाया, वर्क, तो प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा, एरर देगा। बताओ क्यों भैया, क्योंकि P डॉट वर्क जब बोला तो कंपाइलर क्या बोलेगा, अच्छा P किसका है, पर्सन। तो कंपाइलर इस वर्क को ढूंढने किधर को गया, पर्सन में वर्क है क्या, तो कंपाइलर वहीं पे क्या दे देगा, एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो क्या आया, एरर। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखो डायग्राम के थ्रू। पर्सन P न्यू एम्प्लॉय को बुलाया, तो एम्प्लॉय के पास हाँ, इनने बोला पर्सन P ने किसको बुलाया, न्यू एम्प्लॉय। पहले दो चीजें होती है, एक कंपाइल टाइम पे होता है और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम पे क्या चेक कर रहा है, P किस क्लास का रेफरेंस है, किस क्लास का भैया, पर्सन। तो कंपाइल टाइम पे चेक करेगा कि P अगर पर्सन का है तो पर्सन में क्या मिलनी चाहिए, वर्क। अगर नहीं मिले तो कंपाइलर उधर का उधर क्या दे देगा, एरर। धन्यवाद साहब। प्रॉपर डायग्राम बना रहे हो भैया, यस और नो। बहुत काम का टॉपिक है ना ये। मेथड ओवरराइडिंग में लोग बहुत घुमाएंगे आपको, याद रखना। हाँ, इसमें रेफरेंस देखो दो तरीके हैं, या तो मैं पर्सन का रेफरेंस अलग से बना के रखूं फिर उसमें रखूं, या सीधे डायरेक्ट इसी लाइन में मैंने क्या बना दिया, रेफरेंस भी बना दिया और क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। दोनों का मतलब क्या है, सेम। और ये वाला एक्सपेरिमेंट लिख लिया सभी ने। ये सिस्टम पे तो आप लोग पूरा चलाओगे ना भैया। डायग्राम ध्यान रखना मैंने क्या क्या चेंज किया है, सब समझ गए क्या। चलो, पता नहीं तुम लोग सच में समझ में आ रहा है ना। कितने दिनों से क्लास नहीं हुई हमारी, 3, फ्राइडे सैटरडे संडे, ऑलमोस्ट 72 घंटों के बाद मिले हम लोग, है ना 72 आवर्स के बाद मिले। चलो ये लिख लिया सभी ने। चलो अगला एक्सपेरिमेंट मुझे बताओ क्या होने वाला है, सब मिलके बताना। अगला एक्सपेरिमेंट इन्होंने पूछा, चलो अगला एक्सपेरिमेंट देखो। पर्सन क्लास के अंदर कौन है, वर्क नाम के मेथड है, हाँ या ना। एम्प्लॉय क्लास के अंदर कौन नहीं है भैया, वर्क नहीं है। मैंने रेफरेंस किसका बनाया, पर्सन का, ऑब्जेक्ट किसका, एम्प्लॉय। अब बताओ क्या होगा, चलेगा एरर आएगा, अरे दीपक एरर आएगा। मेरी बात सुनो, पहले आउटपुट देख लो क्या आएगा बताओ।
क्या आ गया? नॉर्मल वर्क। चलो इधर देखो कहां कंफ्यूजन हुआ। अब इस बार पर्सन के अंदर कौन बैठा हुआ है बताओ? वर्क। हाँ या ना? चाइल्ड के अंदर वर्क है क्या? नहीं। ये लाइन लिखी मैंने। सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा, अरे पी तू किस क्लास का? पर्सन। कंपाइल ने बाइंड किससे कर दिया? कंपाइल। ये सुन, अब रन टाइम पे वो देखने गया ऑब्जेक्ट कौन? एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय में ढूंढने गया, अरे एम्प्लॉय में नहीं भी है तो ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस तो हो रहा है ना। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? चाइल्ड किसके फीचर यूज करेगा? पेरेंट। अगर कोई चीज चाइल्ड के पास नहीं है तो किसकी एक्सेस होगी? पेरेंट। तो किसका वर्क चल जाएगा? पेरेंट का। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया बताओ? पेरेंट। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा भैया? पेरेंट के। लिख लो, ये डायग्राम बनाओ नया। अब लिख कैसे रहे ये बहुत मायने रखता है, याद रखना है ना। ये सारे एक्सपेरिमेंट को लिखना अच्छे से और फिर इनको सिस्टम पर चला चला के बात करना। कुछ समझ में आ रहा है भैया? हाँ सर, इसके पास नहीं मिलेगा तो उसके पास ले जाएगा। हाँ, अगर चाइल्ड क्लास में मेथड नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? पेरेंट। अरे यही होता है ना भैया, अगर पेरेंट चाइल्ड ने लोन ले लिया नहीं भरेगा तो जिम्मेदार कौन? पेरेंट। वो तो भरेंगे इसे आखिरी में, यस और नो? पापा। अच्छा, ये आया क्या समझ में? तीसरा क्वेश्चन है, के पास ही नहीं है तो फिर एरर। पेरेंट के पास नहीं तो डेफिनेटली फिर क्या आएगा? एरर। फिर तो है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट कहानी देखो भैया, ये लिख लिया सभी ने? अरे हाँ या ना? ये कोड तो नहीं लिखने बैठ गए ना, डायग्राम से बनाते जाओ बस, खत्म। अब तीसरा केस मुझे एक बात बताओ, अगर पर्सन के पास भी वर्क है, एम्प्लॉय के पास भी क्या है बताओ? वर्क। दोनों के पास वर्क है, लेकिन मैं उल्टा कर दूं, रेफरेंस एम्प्लॉय का बना दूं, ऑब्जेक्ट पर्सन का बना दूं, नहीं आएगा। क्यों? बोलो, चलेगा नहीं चलेगा? प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। पर्सन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एम्प्लॉय। हमेशा याद रखना, रेफरेंस जो है ना, वो जरूरी पेरेंट का, चाइल्ड का भी हो सकता है, लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस अपने अंदर किसे स्टोर नहीं कर सकता? पेरेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का पावर किसके पास नहीं है? चाइल्ड के रेफरेंस के पास। इसलिए रेफरेंस हमेशा किसका बनाओ? पेरेंट। अगर चाइल्ड का रेफरेंस बनाया तो आपको फिर ध्यान रखना है कि आप किसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? पेरेंट। इसलिए उन्होंने बोला क्या कि हमेशा पेरेंट का रेफरेंस बना दो, तो फिर 1000 क्लासेस बन भी गई तो कोई टेंशन नहीं, उस रेफरेंस के पास पावर किस किस के ऑब्जेक्ट का रखने का है? पेरेंट का भी है और चाइल्ड का भी है। तो आप डायग्राम बनाओ, बस यहाँ पे पर्सन की जगह क्या कर दोगे? ये 2 लाइन लिख लो बस और एरर लिख लो। ये सब आया क्या समझ में? यस सर, यस। मतलब तो अगर बेस क्लास का बनाएंगे तो उसका अपने नीचे सारी क्लास ले लेगा, बस वो ऊपर नहीं लेगा। हाँ, अगर बेस क्लास का बनाया तो उससे ऊपर वाली क्लास का डिफरेंस वो नहीं ले सकता। तो इसमें एक बात बता दीजिए। देखो शिव, हुआ क्या, उनका ये कहना है कि कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि यार एक बंदे का रेफरेंस बनाओ, 1000 चाइल्ड है, वो सबका क्या रख लेगा अपने अंदर? ऑब्जेक्ट रख लेगा, ये सोचना। अगर आपने गलती से उल्टा कर दिया, रेफरेंस चाइल्ड का बना दिया, तो फिर एक शर्त लग जाएगी। वो शर्त क्या? कि वो अपने अंदर फिर किसका एड्रेस नहीं रख सकता? पेरेंट का। अगर वो अपने अंदर पेरेंट का एड्रेस रखने जाएगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। जैसे यहाँ पे देखो, आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? पर्सन, लेकिन रेफरेंस किसका भैया? चाइल्ड। तो चाइल्ड के रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते नीरज? पेरेंट के ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं रख सकते। आया क्या समझ में? यस और नो? बोलो अनुष्का। पेरेंट्स के आते तो अनुष्का ना? हाँ, इसका रेफरेंस बनाना सब मतलब चाइल्ड पेरेंट्स नहीं एक्सटेंड करते, वो दूसरों से आ जाएगा तो फिर दूसरा उसका रेफरेंस बनाने के लिए। हाँ, ये ध्यान रखना है ना। मतलब मेरी बात सुनो, देखो अनुष्का ने क्वेश्चन क्या पूछा कि सर एम्प्लॉय किसकी चाइल्ड है? पर्सन। तो आप जो पर्सन का रेफरेंस बना रहे हो, अगर एम्प्लॉय पर्सन की चाइल्ड ही ना होती, किसी और क्लास की चाइल्ड होती, तो फिर ये खेल खेलते तो प्रोग्राम क्या देता? एरर। क्योंकि याद रखना, ये जो रेफरेंस का खेल है ये किसमें किसके बीच में होगा? पेरेंट और चाइल्ड। कोई अल्फा क्लास है,
मैं उसका रेफरेंस बना दूं और बोल दूं तू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा, तो वो तो अलाउ नहीं करेगा। तो ये रिलेशन होना जरूरी। एम्प्लॉय में सुपर कीवर्ड यूज करो। हाँ, एम्प्लॉय में सुपर कीवर्ड यूज करेंगे तो कहां जाएगा? अच्छा, सुपर वाला काम तो आता है सबको। पेरेंट में मेथड का नाम सेम, चाइल्ड में मेथड का नाम सेम, चाइल्ड की मेथड कॉल होगी। तुम चाहते हो किसकी कॉल हो? पेरेंट, तो वहां से किसको बुला दोगे? सुपर। नहीं समझे क्या? अरे यस और नो? हाँ, सुपर से पेरेंट की मेथड चलेगी, इसका उससे कोई लेना देना है क्या? अरे नहीं, पर्सन लिखा है, हाँ? वी डोंट वर्क करेंगे उसके तो सुपर। अरे 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 नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे सुपर बोल रहे हो, सुपर डॉट वर्क। अरे ये खेल तो रन टाइम पे आएगा। कंपाइलर भाई साहब तो पहले एरर दे देंगे। कंपाइलर भाई साहब तो पहले ही क्या दे देंगे? एरर। क्योंकि कंपाइलर भाई साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ चेक कर रहे हैं रेफरेंस किसका? एम्प्लॉय का। ऑब्जेक्ट किसका भैया? पर्सन का। इसलिए प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। समझे? चलो बढ़े आगे। ये रेफरेंस वाला खेल देखो, फ्लो समझो वापस से। मैं टॉपिक पढ़ा रहा था मेथड ओवर राइडिंग। अब ये शुरू हुआ, बहुत बड़ा टॉपिक है। उस ओवर राइडिंग में पहली कहानी क्या आई? बेस क्लास में मेथड जो है वही कहाँ रिडिफाइन करना है? चाइल्ड क्लास में। इसे क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग की शर्त नंबर 1, मेथड का नाम और सिग्नेचर क्या होना? सेम। यस और नो? पहली शर्त क्लियर हो गई अच्छे से? अरे हाँ या ना? अब ओवरराइडिंग पढ़ रहे थे तो जब ओवरराइडिंग शुरू होती है ना, वहां पे एक और शब्द आ जाता है डायनामिक बाइंडिंग। तो इसलिए मैंने बीच में ओवरराइडिंग के साथ साथ थोड़ी सी कहानी किसकी सुना दी? डायनामिक बाइंडिंग। यहीं पे आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। फिर उससे पेरेंट का रेफरेंस कैसे बनता है वो कहानी आ गई। ये समझ में आ गया क्या? ये बीच में ओवरराइडिंग पढ़ाते हुए मैंने एंट्री कर दी थी इस टॉपिक की, क्योंकि इसको यहां कवर कराना जरूरी होता है। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब हम वापस से किसकी ओर चल रहे हैं? ओवरराइडिंग। वापस से किसकी ओर चल रहे हैं? ओवर। चलो बताओ ओवरराइडिंग क्या था? वो ए क्लास में आ जाते हैं, वापस से क्लास ए क्लास बी में आ जाते हैं। चलेगा यस और नो? चलो, यहाँ पे कौन सी मेथड थी? सम, है ना? और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? सम ऑफ ए। फिर सेम सम कहां पे लिख दी थी? है ना? एक और क्लास बनाई थी जिसका नाम बी। किसे एक्सटेंड्स कर रहा था भैया? ये कोई चिंता? और यहां पे भी क्या आया? सम ऑफ कौन सी क्लास है बताओ? बी। कोई चिंता? एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। तुमने ये मैनेजर वगैरह हटा रहा हूं मैं, ठीक है? तुमने क्या किया? सबसे पहले यहां पे, है ना? चलो, हमने ए का क्या बनाया? ओबीजे, ठीक है? इज इक्वल टू न्यू। अब ऑब्जेक्ट किसी का बना दो। मैंने किसका बनाया भैया? बी। और बी के ऑब्जेक्ट से किसको बुलाया? ओबीजे से। ओबीजे डॉट सम। अब कोई कहानी में ट्विस्ट है क्या? नहीं, अब तो सिंपल कहानी है। किसका सम चलेगा बताओ? बी का। कोई कंफ्यूजन है क्या? यस और नो? चलो, यस और क्या यहाँ ओवरराइडिंग है? चलो, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पेरेंट क्लास की मेथड है सम। ये चाइल्ड क्लास के मेथड का रिटर्न टाइप अगर मैं इंट कर दूं, अच्छा जावा बोलता है अगर रिटर्न टाइप इंट है मतलब हमारी मेथड कुछ ना कुछ क्या करेगी? रिटर्न। तो अभी के लिए कुछ रिटर्न करेगी, मतलब मैं रिटर्न 0 लिख दूं ऐसा? यस और नो? रिटर्न 0 मतलब क्या रिटर्न करेगी? ये 0। बोले सर ऐसा क्यों? अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा तो बेसिक प्रोग्रामिंग का एरर होगा। क्या बोलता है बेसिक प्रोग्रामिंग? जावा क्या बोलती है? जावा स्क्रिप्ट होती तो सब चलता है, लेकिन ये जावा है, बोलता है यार मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इंट। मैंने मेथड कुछ ना कुछ क्या करेगी? रिटर्न। तो आपने क्या लगा दिया? रिटर्न 0। चलेगा यस और नो? अब आपको बताना ये प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा। क्या है कहानी में ट्विस्ट? क्या ओवरराइडिंग हो रही है? अरे हाँ या ना? ओवरराइडिंग नहीं हो रही। व्हाट इज ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग की डेफिनेशन बताओ। रीडिफाइनिंग the base class method in the child class is called method overriding. In method overriding, base method name and child method name should be same. In method overriding, base method signature and child method signature should be same. What is signature? Number of parameters, types of parameters, order of parameters. कहीं भी रिटर्न टाइप का जिक्र था क्या? अब सवाल यह है कि रिटर्न टाइप मैंने अलग अलग कर दिया।
पहला सवाल क्या होता है, ओवरराइडिंग हो रही है? अरे अमित यस और नो? यस, ओवरराइडिंग तो हो रही है। क्या प्रोग्राम चलेगा? हाँ या ना? क्या प्रोग्राम चलेगा? बोलो यस और नो। प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। अब हम पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं ओवरराइडिंग का। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला रूल। अब ओवरराइडिंग तो सीख गए हम, लेकिन कब ओवरराइडिंग काम करेगी, कब ओवरराइडिंग काम नहीं करेगी, ये सारा फैसला करेगा उसका रूल्स। कौन करेगा? उसका रूल्स। पहला रूल, ये प्रोग्राम क्या दे रहा है अभी? एरर। क्या बोल रहा है? सम इन बी कैन नॉट ओवरराइड सम इन ए। यस और नो? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहां पे एक रूल तोड़ दिया हमने। क्या तोड़ दिया? एक रूल। पहले एक कोड लिखोगे, पहले एक पॉइंट लिखोगे, पहले एक पॉइंट लिखो, पॉइंट। रूल नंबर 1, देखो, इन मेथड ओवरराइडिंग, इन मेथड ओवरराइडिंग, इन मेथड ओवरराइडिंग the superclass methods return type, the superclass methods return type and the subclass methods return type must be same. In method overriding, the superclass methods return type, the superclass methods return type and subclass method return type must be same if it is primitive. If it is primitive, अगर क्या है भैया? ये primitive है। If it is primitive, बताओ क्या पंगा हुआ यहां पे? प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? इंट, फ्लोट, केयर, ये सब क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। इफ इट इज प्रिमिटिव को अंडरलाइन कर देना ना, अभी इसका नेक्स्ट लेवल आने वाला है। यस और नो? क्या यहाँ रिटर्न टाइप प्रिमिटिव टाइप का है? अरे यहाँ रिटर्न टाइप किस टाइप के हैं भैया? प्रिमिटिव। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? मेथड ओवरराइडिंग में पेरेंट मेथड और चाइल्ड मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? सेम। अगर रिटर्न टाइप अलग अलग हुआ तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। बताओ यहाँ एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि पेरेंट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। चाइल्ड का रिटर्न टाइप क्या है? इंट। और ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, इसलिए प्रोग्राम क्या दे रहा है भैया? एरर। लिखो जल्दी से प्रोग्राम और एरर लिखो। नहीं समझे? देखो सबसे पहले समझो, मैं सिखा क्या रहा हूं? मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब समझ में आ गया क्या? क्या होती है ओवरराइडिंग? बेस की मेथड को रीडिफाइन करना। कहां पे? चाइल्ड। रीडिफाइन करते टाइम पेरेंट का नाम, सिग्नेचर, चाइल्ड का नाम और सिग्नेचर क्या होता है? सेम। समझे दोस्तों? अब हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल बोलता है पेरेंट में मेथड है, उसका रिटर्न टाइप अगर अलग दे दिया, और चाइल्ड के मेथड का रिटर्न टाइप क्या दे दिया? अलग, तो उस सिचुएशन में प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। क्यों एरर दे रहा है? बोले रूल सर ओवरराइडिंग है क्या? हाँ ओवरराइडिंग है, तो दोनों के रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए? सेम। अगर अलग अलग कर दिए तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। लिखो जल्दी से। हाँ बताता हूं, पहले लिखो फिर बताता हूं। रिटर्न क्यों लिखा है? रिटर्न वाली बात याद है? सिखाया था मैंने जब मेथड पढ़ाया था। रिटर्न क्या होता है? कोई भी मेथड जब जहां से कॉल हुई है वहां उसे कुछ वैल्यू भेजना होती है, तो क्या लगाते थे? रिटर्न। याद आया? ये सब नो? रिटर्न एक कीवर्ड है जो वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। क्या नहीं करेगा? अलग क्यों नहीं? अलग इसलिए नहीं मान सकता कि हमने रीडिफाइन किया ना उसे, ओवरराइडिंग की ना, वो चेक करेगा ओवरराइडिंग की तुमने। हाँ चलो
सबने लिख लिया क्या? शांति समझो, इधर शांति समझो सब लोग। मैंने बोला ना कि ओवरराइडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर इंटरव्यू पूछता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा है, यस और नो? अभी तो हमने ओवरराइडिंग होती क्या उसका पहले ही रूल पढ़ रहे हैं, समझना जरा। क्या हुआ दोस्तों? बेस क्लास में एक मेथड है, मेथड का नाम क्या? सम। सब मेरे साथ है, यस और नो? चाइल्ड क्लास की मेथड का नाम भी क्या? सम। जैसे इनको कंफ्यूजन हुआ सर ये रिटर्न, अगर ये रिटर्न हटाया ना भैया तो कंपाइलर तो सिंटैक्स एरर दे देगा। क्या सिंटैक्स एरर है? बताओ सिंटैक्स एरर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप क्या है आपका? इंट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करोगे ना, यस और नो? तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया? रिटर्न 0। ये कहानी तो बेसिक प्रोग्रामिंग की थी। हम अपना एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बेस क्लास के मेथड को अगर चाइल्ड में क्या कर रहे हो आप? रीडिफाइन। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? बेस क्लास के मेथड का रिटर्न टाइप और चाइल्ड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? सेम। यस और नो? अगर ये प्रिमिटिव है तो अभी तो प्रिमिटिव दिख रहे हैं, यस और नो? प्रिमिटिव पता है क्या होता है? वॉइड, इंट, फ्लोट, ये सब क्या है? प्रिमिटिव। उसके आगे क्या होगा वो आ रहे हैं धीरे धीरे। इतना आया क्या समझ में? तो ये प्रोग्राम एरर क्यों दिया? दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? अलग अलग। चलो अगला सवाल का जवाब सब मिलके देना मुझे। दे पाओगे क्या, यस और नो? चलो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे एक इंटीजर x पास कर रहा हूं, पहले समझ लो मैंने किया क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले देख लो, दिख रहा सबको क्या क्या किया? बताओ मैंने। एक क्लास A है और एक क्लास B है। बताओ क्या किया दोस्तों? ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा हर्षिता? नहीं चलेगा। हाँ या ना? विच वन? अरे चलेगा नहीं चलेगा दोस्त? अरे याद सुनो। हाँ आधे लोग ऐसे कर रहे हैं, आधे लोग ऐसे कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे घुमा रहे हैं। जैसे बोलेगा नहीं चलेगा तो उसको ऐसे कर देंगे। ये बढ़िया है ना? किसी लोग को फॉलो नहीं कर रहा है ऐसा। चल रहा है, यस और नो? चल अब इंटरव्यू पूछेगा, इंटरव्यू पूछेगा क्या ओवरराइडिंग हो रही है, यहाँ क्या नहीं हो रही है? व्हाट इज ओवरराइडिंग? बेस क्लास की मेथड को रीडिफाइन करना किधर? चाइल्ड में। नाम और सिग्नेचर क्या होना? सेम। अरे नाम और सिग्नेचर सेम है क्या? यहाँ ओवरराइडिंग हुई क्या? ओवरराइडिंग ही नहीं हुई तो ओवरराइडिंग का नियम कायदा आएगा क्या? अब दोनों सम अलग अलग हो गई। अब आउटपुट कैसे आएगा? सर ऑब्जेक्ट किसका बनाया बताओ? रेफरेंस किसका? ए का। पहले ए के पास क्या ढूंढने जाएगा? सम। मिल गया? अरे ए में सम है या नहीं है? कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे सम कहां ढूंढने जाएगा? चाइल्ड में। क्या चाइल्ड में सम है? अरे 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 चाइल्ड में ये वाली सम है क्या? बिना पैरामीटर की सम है क्या? अब चाइल्ड में बिना पैरामीटर की सम नहीं है तो जिम्मेदार कौन? पेरेंट। तो किसका सम चला? नहीं आया समझ में? सबको आ गया? दोस्त बताओ इस प्रोग्राम में क्या क्या हो, पूरी कहानी सुनाओ। तुम्हारा नाम भूल गया मैं, क्या नाम? मयूर। हाँ बोलो मयूर। हाँ हाँ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। रिटर्न टाइप सिग्नेचर में आता है क्या? रिटर्न टाइप सिग्नेचर में नहीं आता। हाँ 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 तो क्या यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है? यहाँ ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। फिर आगे फिर अपन जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो रन टाइप पे जब उसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे तो वो ए के पास जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका तो उसका ऑब्जेक्ट बनाए वहां पे उसका रन टाइप पे उसकी सम देखी, लेकिन फिर जब उसका वो क्रिएट करा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का वेक्टर, तो वो इससे जुड़ जाएगा क्या बोलते हैं अपने बी की क्लास से, और यहाँ पे जो है वो ये चलेगा। नहीं, लास्ट में गाड़ी उलझ गई, आखिरी की आधी लाइन उलझ गई तुम्हारी। बोलो शिव। अरे 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 ओवरलोडिंग वाली बात तो कब आएगी? जब सेम क्लास में हो। अभी क्लास सेम है अलग अलग है? अलग। ओवरलोडिंग कब होती है? जब सेम क्लास हो। अभी हम कौन सी क्लास में हैं? अलग अलग। तो ओवरलोडिंग वाली बात तो गई। अब किसकी बात हो रही है? ओवरराइडिंग। बोलो सही करना चाह रहे हो आखिरी वाला? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, पहले फ्लो समझो।
पहले इंटरव्यू को बताना कि देखो सर, पहली चीज यहाँ ओवरराइडिंग नहीं हो रही, क्योंकि नाम और सिग्नेचर अलग अलग है। सिग्नेचर सेम है, क्या ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। तो ओवरराइडिंग के जो जो नियम मैं सिखाऊंगा वो तब लगेंगे जब क्या हो, ओवरराइड। अरे ट्रैफिक के रूल्स तब अप्लाई होंगे ना जब हम बाइक चलाएंगे, यस और नो। पैदल चलेंगे तो कौन सा रूल, कुछ है ही नहीं, यस और नो। तो यहाँ ओवरराइडिंग नहीं हो रही। तो ओवरराइडिंग का रूल क्या था, रिटर्न टाइप सेम होना। तो यहाँ रूल क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि यहाँ ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, यस और नो। तो एरर तो नहीं आएगा। अब सवाल आया आउटपुट क्या आएगा। अब सवाल क्या है भैया, आउटपुट के लिए सबसे पहले बात करते हैं कोड से। अच्छा हो विजय, तू ए का रेफरेंस है, मतलब कंपाइलर सबसे पहले सम को कहां ढूंढने जाएगा, कैसा वाला सम ढूंढने जाएगा, बिना पैरामीटर का, यस और नो। बिना पैरामीटर का सम ढूंढने भाई साहब निकल पड़े किसके पास, ए के पास। क्या ए के पास सम है, लेकिन अभी तो कंपाइल हुआ है कोड। अब कोड क्या होगा, रन। बोलेगा यार ऑब्जेक्ट किसका, बी का। अरे बी चल तेरे पास आते हैं, क्या तेरे पास सम है, तेरे पास सम है, लेकिन ये वाला सम तो पैरामीटर ले रहा है, हम जिस सम की तलाश में वो पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो क्या सम को चला दें, फिर क्या करें, फिर किस सम के पास, अब इसके पास तो सम नहीं है। अगर क्लास के पास सम नहीं होता तो कौन जिम्मेदार, उसका पेरेंट। तो पेरेंट के पास तो सम है, यस और नो। इसलिए किसका सम चला भैया, पेरेंट का। नहीं समझे क्या, देखो सम ऑफ ए चला। हाँ, ये लिख लो पहले एक्सपेरिमेंट, फिर अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ बोलो। यही करेंगे ना, वहाँ पे पैरामीटर देंगे तो चल जाएगा। वेरी गुड, वो तो हम पहले कर चुके हैं। ओवरराइड कर लेते हैं, ओवरराइड इसको कर लिया हमने पहले, और उसके बाद नीचे एक बार और सम बनाते हैं। तो ये उसी क्लास में, उसी क्लास में हाँ बना सकते हैं ना। तो ओवरलोडिंग होगा ना, तब करेंगे तो ओवरलोडिंग होगा। एक क्लास में, तुम थे उस क्लास में ओवरलोडिंग पढ़ाया था मैंने, क्या होता है ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग होता है जिसमें एक ही क्लास में होता है, लेकिन सिग्नेचर मेथड का नाम सेम होता है, सिग्नेचर। हाँ, तो एक से ज्यादा मेथड एक क्लास में होगी तो कौन सा शब्द आएगा, ओवरलोडिंग। अभी तो यहाँ ओवरलोडिंग हो ही नहीं रही ना, एक क्लास में देखिए कि ओवरराइडिंग के बाद ओवरलोड उसी चीज का देखो। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, शिव कंफ्यूज हो रहा है ओवरलोडिंग में और ओवरराइडिंग में। ओवरलोडिंग कब आएगा पिक्चर में, एक ही क्लास में मैं 3 सम बना दूं तो ओवरलोडिंग का शब्द आएगा, है ना। अभी यहाँ पे मैंने एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड बनाई क्या, नहीं। तो यहाँ ओवरलोडिंग वाली बात तो अभी है ही नहीं, यहाँ ओवरराइडिंग की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड में मेथड का नाम हम क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेम। सिग्नेचर क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेम। इसलिए यहाँ पे किसका शब्द आ रहा है, ओवरराइडिंग का। समझे दोस्तों, अरे हाँ या ना। चलो बढ़ू मैं आगे। ये जो लोगों के नाम लिखे हुए हैं भैया, क्या करना आप लोगों का, अच्छा एक बात बताओ, आज क्या है काम अपने पास? तो पहले अभी पढ़ा देता हूं मैं, फिर काम होमवर्क दूंगा ना। आज असाइनमेंट भी आएगा और होमवर्क भी आएगा, यस और नो। साथ साथ मैं मान के चल रहा हूं कि वो 2 वेबसाइट आप साथ साथ कवर कर रहे हो, वहां के एग्जांपल्स आप सिस्टम पे चला रहे हो, क्योंकि मैं किसी दिन भी वो वेबसाइट ओपन करके पूछूंगा, याद रखना, ठीक है। प्लस पिछले सारे असाइनमेंट आप एक एक वापस से रिवाइज कर रहे हो, पूरी जावा फिर से रिवाइज हो रही है। मैं जो मशीन टेस्ट होगा उसकी तैयारी आप कर रहे हो, मैंने उसकी तैयारी बता दी। मैं आसान टेस्ट लेने वाला हूँ। आसान मतलब क्वेश्चन आसान नहीं आएगा। आसान कब हो गया, कोई चीज आसान कब होगी, ये बता दिया कि ये क्या आने वाला है, जबकि एग्जाम में ऐसी होती है क्या, नहीं। पर अब क्या ना, अप्रैल में बहुत जीरोज है, अगर गलती से मई में 0 हो गए तो हो सकता है आप में से किसी को जाना पड़ जाए। तो यस और नो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो हो गया, इसलिए मैंने अभी से बता दिया आपको कि भैया मई का जो मशीन टेस्ट होगा उसमें मैं जितने असाइनमेंट दे रहा हूं उसी में से 2 क्वेश्चन पूछूंगा। कितने क्वेश्चन पूछूंगा, 2। इस बार 2 पूछूंगा, यस और नो, क्योंकि 2 एक पूछने में क्या हो रहा है, जो एक नहीं कर पा रहा उसको सीधे क्या आ जा रहा है, 0। तो बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है, यस और नो। तो मैं कितने क्वेश्चन पूछूंगा, 2। इसलिए 2 कोड पूछूंगा, और दोनों जो असाइनमेंट दे रहा हूं, अच्छा वो असाइनमेंट कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई तय नहीं है कि अभी जो दे रहा हूं उसी में से पूछूंगा, यस और नो। पहले वाला असाइनमेंट भी हो सकता है, शुरू से अभी तक के दोनों में से एक करना है, दोनों करना रहेंगे। दोनों करना रहेंगे, 5-5 नंबर के होंगे, यस और नो। तो गलती से जैसे मान लो किसी एक से एक नहीं भी बना तो 5 नंबर तो उसको आ जाएगा, वो अंडा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यस और नो।
लाइन से 10-10 लोगों को अंडा दिख रहा है, अरे हाँ या ना, तो वो सवाल खड़े कर रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे फिर वो आपके आरजीपीयू की एग्जाम बन जाएगी ना, मजा नहीं आएगा। इसमें से आएगा 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बड़े आगे भैया। इसका मेन स्टार्ट आया वेबसाइट के वो एग्जांपल्स, मैं वेबसाइट से एग्जांपल उसी में वो पैनल तो खुला ही रहता है, तो मैं वहीं पर रन करके देख देता हूं, मैंने लिखी नहीं होती अलग से। अच्छा, तो उसमें पैनल रहता है, उसमें हम कोड एडिट कर सकते हैं, तो हम वहीं पर ऑप्शन आता है। अच्छा वहीं सभी वहीं करके देख रहे हैं क्या? फिर मुझे पता कैसे लगा आपने किया कि नहीं किया? प्रॉब्लम ये है ना। सर मैक्सिमम ट्यूटोरियल पॉइंट कर उसके इजी। बढ़े हम आगे। चलो अब मुझे बताओ तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये आ गया सबको समझ में? चलो अब मुझे बताओ यार, अगर मैं ऊपर इन टेक्स्ट लिख दूं, अब देखते हैं किसको कहानी समझ में आई और किसको नहीं आई, क्या क्या बात समझ में आई वो सब समझना है। ये लिखो जल्दी से। मार्कर के रख दिया क्या? अच्छा बताओ भैया क्या होगा? अरे मैं बताऊं पहले कंपाइल करूं फिर बताओगे? अब तक तो फैसला हो ही जाएगा। अनुष्का बताओ आउटपुट क्या आएगा? सर इसका कंपाइल टाइम एरर आएगी। कंपाइल टाइम एरर चलो तो लिख लिया सभी ने, बताओ क्या आएगा आउटपुट इसका? थक गए क्या तुम लोग? मेथड क्या दे देगा भैया? एरर। क्यों? कंपाइलर बोलेगा रेफरेंस किसका? ए का। एक से किसको बुलाएंगे? सम। ए के पास किसे ढूंढने जा रहा है? सम। क्या वहां सम है क्या? अरे मयूर समझ में आया? क्यों एरर आया बताओ? हाँ जो सम है ना वो ए के पास जाएगा। हाँ और यहाँ पे आपने देखा कि सम यहाँ पे जो लिखा भेजा उसको कोई पैरामीटर पास नहीं करता। हाँ, तो वो सम ढूंढने कहाँ गया? ए में। बैठ जाओ भैया। तो इसका मतलब वहां पे प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। सम मिलना तो चाहिए ना, यस और नो? लिखो जल्दी से। हाँ एरर क्या आएगा भैया? हाँ कंपाइल टाइम एरर। लेकिन मेथड सम इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड। क्यों अप्लाई नहीं हो सकती? क्योंकि सम में बिना पैरामीटर वाली है और वहां क्या भेज रहे हैं अनुष्का? पैरामीटर, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ टाइम कम पड़ रहा है। ये 4 टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिए, इनको क्या कितनी देर लगेगी भैया? वैसे भी पूरी रात है ना आपके पास, करोगे क्या? बज रहे 4। वेरी गुड। पैटर्न में बचने का 6 घंटे 7 घंटे लग गए। 28 करना दूसरा काम भी क्या अपने को अब? हाँ ये करने को कुछ हाँ, ये इसमें बी क्लास में मेथड ओवरलोडिंग हो रही है। उसी जो मेथड ए से थे उसी को ओवरलोड कर। हाँ चलो सब एक ही चीज है, मिलती जुलती है इनको बस। मतलब बाइंडिंग का मतलब मेथड का कॉल बाइंड हो रहा है,
कोड से, तो इसलिए नाम क्या रख दिया, बाइंडिंग। स्टैटिक मतलब ये फिक्स हो जाता है, डायनामिक मतलब ये रन टाइम पे होता है, उसी का नाम रन टाइम रख दिया, उसी का नाम कंपाइल टाइम रख दिया। यस और नो? ऐसे। चलो भैया, ये होमवर्क क्या क्या है, ये लिख लिया सभी ने कोड? क्या आउटपुट आया इसका? एरर। सबसे पहले आज करना क्या है, मेथड ओवरराइडिंग बहुत काम का है इंटरव्यू के हिसाब से। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है, पिछले बैचेस में कुछ मुझे एक्सपीरियंसेस आए, होता क्या है स्टूडेंट को चीजें आती है, कोड करना भी आता है, लेकिन कभी कभी वो वन लाइनर्स नहीं आते। तो मैंने सिखाया था कि हमें हर टॉपिक का क्या आना चाहिए, वन लाइनर, बिल्कुल एग्जैक्ट। वो जो डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल शानदार 2 लाइन की हमारे पास होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। यस और नो? बोले क्यों सर? क्योंकि इंटरव्यू जब सवाल पूछे तो उसका शुरुआत जो होनी चाहिए 2 लाइनर, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, टेक्निकल। अरे हाँ या ना? उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके ब्रेन में इमेजिनेशन होगा कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो कोड लिखवाएगा तो फॉरवर्ड लिख दोगे, यस और नो? लेकिन शुरुआत का जो 2 लाइनर है वो आपका शानदार होना चाहिए। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग, व्हाट इज डायनामिक बाइंडिंग, व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यस और नो? तो आपको ये 4-5 टॉपिक इनके शब्द लिख दिए मैंने, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये पढ़ना है। प्लस जितना आज पढ़ाया, आज क्या पढ़ाया, ओवर राइडिंग, ये सब शुरुआत क्या इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस। फिर आज क्या आने वाले हैं, असाइनमेंट्स, किसके ऊपर, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का मतलब समझ गए? अब असाइनमेंट वैसे आएंगे, वो बोलेगा पेरेंट में भी मेथड है, चाइल्ड उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसने नई मेथड बनाई, उसका कोड दिया, थोड़ा दिमाग को काम पे लगाना। तो आज थोड़े प्रोग्राम्स आएंगे जो किसके होंगे, ओवर राइडिंग। तो इतना सब पढ़ते फिर उसमें टाइम होता था, फिर अरे के लिए टाइम ही नहीं बचता है। और अरे में अभी मेरे को टच भी नहीं हो रहा है, वो जो एप्लीकेशन नहीं, मुझे किसकी हेल्प लेके करना पड़ा, मुझसे खुद से नहीं हो रहा है। अरे के आप कुछ बोल रहे हो क्या, लिपसिंग कर रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है, लगेगा ना? मेरी बात सुनो, वो जो अरे की प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, जनरली मैं कब देता हूं, जब मैं कोई टॉपिक नहीं कराता हूं। जैसे सैटरडे आपकी क्लास नहीं हुई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिक कनेक्ट करो ना। मैंने जब अरे की एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, वो कब दे रहा हूं, जब आपके पास 24 घंटे पूरे खाली चल रहे हैं। अरे हाँ या ना? सैटरडे को मैंने सेशन लिया क्या? नहीं। कुछ रिवाइज करने का था क्या? ये कोई डेमो चलाने का था? नहीं था। नहीं, वो तो फ्राइडे था दोस्त। वो होमवर्क मैंने कब दिया था? फ्राइडे। आपको याद हो तो फ्राइडे की शाम तक कोई असाइनमेंट आया आपके पास? अरे आप लॉजिकल सोचोगे ना तो एक एक, आपको क्या लगा मैं वाइवा दे रहा हूं तो तुम लोगों को भूल गया? पूरी याद था मुझे, मेरे दिमाग में नीचे चल रहा था वाइवा लेते हुए कि तुम लोग क्या कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा था अच्छा फ्राइडे का पूरा दिन, पूरी रात ये लोग क्या पढ़ रहे होंगे, मैथ क्लास और बराबर क्लास। फिर जैसे सैटरडे सुबह हुई, मुझे सुबह सुबह कार चलाते ध्यान आया कि तुम क्या करोगे। तो फिर मैं जैसे आया, सबसे पहले वाइवा बाद में लिया, पहले तुम लोगों को काम दिया। याद है सुबह सुबह आया था ना, बढ़िया। हाँ, तो सुबह सुबह जब लोग तुम्हारा सेशन हो रहा था, मैं समझ गया कि सेशन से फ्री होने के बाद तुम्हारे दिमाग चलेगा कि कहीं घूमने चलेंगे, कुछ मूवी देखेंगे, यस और नो। तो फिर जैसे ही मैं ध्यान आया, तो फिर मैंने बिल्कुल प्लान किया कि पूरा सैटरडे है और पूरा संडे, मतलब 48 आवर्स का टाइम है, ऑलमोस्ट 48 घंटे थे। तो 48 घंटे के हिसाब से मैंने क्या दिया था, अरे उस बीच कोई काम दूसरा था क्या पढ़ने का, रिवीजन करने का? नहीं था। इसलिए वो अरे की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में कॉमन है कौन, अरे और स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा पूरे जावा में हम सबसे ज्यादा असाइनमेंट किसके लगाएंगे, अरे के और स्ट्रिंग के। तो अगर आप चाहते हो बहुत सारी कंपनियों का मशीन टेस्ट क्रैक करना, तो हम कोडिंग सबकी करेंगे। अब ओवरराइडिंग पढ़ाया तो आज मैं अरे नहीं दूंगा, आज क्या दूंगा, ओवरराइडिंग, ताकि अब टॉपिक क्लियर होता जाए। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके असाइनमेंट इसलिए सॉल्व करना जरूरी, रियल आप फील तभी कर पाओगे ना, वरना ओवरराइडिंग पढ़ लिया, अब रियलिस्टिक कैसे यूज करेंगे? तो जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे रियलिस्टिक फील आने वाला नहीं है। तो टॉपिक वाइज असाइनमेंट अलग चलेंगे। अरे और स्ट्रिंग ऐसी चीज है कि जिस दिन आपकी छुट्टी हुई, जिस दिन आपकी क्या हुई, छुट्टी, उस दिन समझो कौन आएगा वापस से, अरे और स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंपनियों के मशीन टेस्ट पे प्रॉब्लम्स किसकी पूछी जाती है, अरे और। अब उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो हो सकता है आपसे ना हो, टाइम लगाए, आप थोड़ा यूट्यूब की मदद लो। कुछ ऐसी होगी तो मैं बीच बीच में सॉल्व भी करता जाऊंगा। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा टाइम बहुत कम है।
मतलब आई अंडरस्टैंड, कभी कभी आपका मन करता है कि कुछ असाइनमेंट में यहाँ सॉल्व कराने लग जाऊं, ये सॉल्व मैं समझ रहा हूँ, लेकिन परेशानी क्या है? दो परेशानी है। एक तो मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपका दिमाग आधा घंटा ट्राई करेगा, अरे यार चलो सर तो कराएंगे, इसी टेंशन खत्म। दूसरा, हमारा जो सिलेबस है, आपको दिख रहे हैं 330 दिन है, पता है ना? मुझे रोज टेंशन हो रहा है कि 330 दिन में क्या क्या करना है, पता तो है ना? बता दूं कि एक बार और बता देता हूं। पूरा जावा, पूरा कोर जावा, पूरा माइस्क्वेल डेटाबेस, यस और नो? वो हवा वाला नहीं, कोडिंग वाला। क्वेरी बनाना, 10-10 टेबल बनाना, आपस में कनेक्ट करना, डेटा उठाना डालना, रियलिस्टिक। फिर जेडीबीसी, पूरा जेडीबीसी। फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट, कहानी बढ़ रही है, यस और नो? फिर थोड़ी कहानी आगे बढ़ेगी तो मुझे लाना है हाइबरनेट, जेपीए, जेडीबीसी को हटाने के लिए। फिर कहानी आएगी तो जावा का वेब बेस्ड प्रोजेक्ट आएगा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग रेस्ट, आप समझ रहे हो क्या? फिर कहानी आ जाएगी HTML, फिर CSS, फिर आएगा कोड जावास्क्रिप्ट, फिर आएगा कोड नोड, फिर आएगा एक्सप्रेस, फिर मोंगोडीबी, फिर रिएक्ट। अरे आप समझ रहे हो? फिर आएगा जनरेटिव AI, ML, आप समझ रहे हो कहानी? दिन कितने से हैं? 330। सफर बड़ा लंबा है, तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको खुद से तो करना पड़े। बोला जावा में स्प्रिंग बूट हाइबरनेट वगैरह, तो सफिशिएंट है सर जावा डेवलपर बनने के लिए? मतलब सफिशिएंट तो हाँ बचेगा ना, तभी तो प्लान में है ना वो। हाँ बढ़िया क्वेश्चन। इनने बोला सर हमारे पास इतना टाइम बचेगा कि हम AI ML पढ़ सके, फिर पाइथन भी पढ़ना चाहिए। अरे भैया हम AI ML को डीप वाला AI ML नहीं पढ़ेंगे, हम वो मैथमेटिक्स वाला AI ML नहीं है। आपको जनरेटिव AI के है ना, AI ML कैसे, चैट GPT कैसे काम करता है, जनरेटिव AI कैसे काम करता है, आपके प्रोजेक्ट में AI ML को कैसे एनेबल करते हैं, चैटबॉट कैसे बनाते हैं, यस और नो, ऐसा रियलिस्टिक। वो जो थ्योरेटिकल है, जैसे मैथमेटिकल चीजें हैं कि वो मॉडल कैसे बनते हैं, वो पूरा मैथ्स है। फंडामेंटल तो ही लगेगी जो अपन जावा में पढ़ रहे हैं पाइथन के। नहीं, हम जो जनरेटिव है और ये सब यूज करेंगे ना, इसको पाइथन से नहीं करेंगे भैया, एक्सप्रेस रिएक्ट से कर लेंगे। अरे हाँ या ना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये सब बातें लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। अब लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में, बस पाइथन में कुछ सपोर्टिव लाइब्रेरीज ज्यादा है, पाइथन में सपोर्टिव लाइब्रेरीज ज्यादा है, यस और नो, लेकिन अब आपके प्लान में वो अभी नहीं है। आप समझे? चलो तो अब क्लियर हुआ। तो जो अब टाइम किसको कम पड़ रहा हो? बढ़िया है ना, यस और नो? अरे हो गया ना, मैंने लॉजिक दिया ना आपको। अब जैसे आज है, आज आपको क्या करना है? अभी मेरे जाते ही वो सबसे पहले तो जितना मैंने पढ़ाया उसको एक एक लाइन को रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, यस और नो? उसके बाद फिर क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे ओवरराइडिंग पढ़ोगे, फिर ये 4 टॉपिक को अच्छे से क्या करोगे? रिवाइज। उस बीच तब तक क्या आ जाएंगे? असाइनमेंट्स। फिर धीरे धीरे प्लान करना, एक असाइनमेंट, एक प्रोग्राम कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। अरे हाँ या ना, हमारा प्लान पूरा क्लियर है, इसमें कुछ चेंजेस, टाइम नहीं है उसके अलावा कोई चेंज, काम ज्यादा है उसके अलावा कोई चेंज, उसके अलावा सब बढ़िया है ना। अरे के लिए कैसे टाइम? हाँ, अरे के लिए मैनेज टाइम निकालना, मतलब अरे तो मैं जनरली तब दे रहा हूँ जब आप खाली हो पूरे दिन। पर हमें हमारे हिसाब से हमें और ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ देखो, अरे मतलब देखो, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अरे तो क्लियर है सबका। नहीं, वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है ना, वो तो किसी को भी दे दो इस पूरे बिल्डिंग में, सबको प्रॉब्लम आएगी। वो बस मैं दे इसलिए रहा हूं कि आज उलझ उलझ के इस तरह की प्रॉब्लम आप सीख सीख के तैयार हो जाओ, क्योंकि हाँ मेरी बात सुनो, कहाँ यहाँ का बोल रहे हो क्या? मेरे एग्जाम का बोल रहे हो क्या? कैसे? मेरी बात सुनो, चलो 1 मिनट हो रहा, उसके बाद बात नहीं करेंगे हम ना कल तक। देखो बात ये है, ये जो अरे की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लेकिन आप मुझे सोच बताओ, अगर मैं नहीं दूंगा, आज आपको फ्रस्ट्रेट नहीं किया, तो 330 दिन के बाद जब कंपनी में जाने के बाद और अरे की कोई प्रॉब्लम आई तो क्या करेंगे? आज नहीं भी हो रही है तो कम से कम एक जो कर रहा है उससे समझ रहे हो, यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो, गूगल के, आपको अरे की प्रॉब्लम्स तो सामने आ रही है, सर ना? ऐसे कितनी प्रॉब्लम होगी ले देखे, मुश्किल से 200 250, उससे ज्यादा कुछ पॉसिबल होने वाली नहीं है। वो 250 घूम रही है कंपनियों में,
तो एक बार हमने अरे की इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना कि सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए, तो अभी फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन आज से 320 दिन बाद जिस दिन कंपनी को रिटर्न देने जाएंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि क्या ही पूछेगा, मैं हजार प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठा हूं भाई, पूछ ले। अरे कोई कोड ही पूछेगा, हाँ अभी आपको 2-3 घंटे लग रहे होंगे, आई नो, लगने दो भाई, अब कुछ चॉइस है क्या हमारे पास? नहीं। अगर मैंने वो सब प्रॉब्लम शेयर ही नहीं किया आपके सामने, तो आप साधारण प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक तो हो जाओगे, लेकिन जिस दिन कॉम्प्लेक्स आया आप सोचना भी बंद हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो इसलिए जब जब हमारे खाली शेड्यूल चलेंगे, खाली दिन रहेगा, तब मैं अरे की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपको देने वाला हूं, ठीक है। अब आपको, हाँ अगर आपका अरे का कोई सेशन छूटा हुआ है मेरी तरफ से, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको अरे अच्छे से आना चाहिए, अरेज को डील करना आना चाहिए, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करना आना चाहिए, वो सब असाइनमेंट्स तो मैंने यहाँ क्लासरूम में कराए थे, यस और नो? वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व किए थे। हाँ बीच बीच में जब थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं अरे की कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्लास में भी सॉल्व करवाऊंगा, आया ना? पर बस थोड़ा समय की दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं इधर ज्यादा टाइम दिया तो मुझे कोर जावा के कुछ फीचर्स को कट शॉर्ट करना पड़ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो जावा 8, उसको हम कट शॉर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि लेटेस्ट इंडस्ट्री में जावा 8 बहुत पूछी जाती है ना। तो भले मेरे प्लान में ऐसे नहीं है, लेकिन मैं पिछली बैच को भी पूरा कवर कराया था, तो वो कुछ चीजें अगर छूट गई तो फिर आप खुद से देखो, अरे की प्रॉब्लम आप खुद से स्ट्रगल करके सॉल्व तो कर पा रहे हो, अभी मैं बोलूंगा लैम्डा एक्सप्रेशन खुद से पढ़ो, तो वो फिर आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, साथ साथ आप काम करो। और वैसे भी अरे की जो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि आज हमें मशीन टेस्ट देने जाना है कंपनियों का, अभी 300 दिन के बाद जाना है, यस और नो? तो और ये सारे असाइनमेंट जो आप सॉल्व कर रहे हो, ये सारे असाइनमेंट हम वापस से सॉल्व करेंगे, पता है ना? कब करेंगे? जावा स्क्रिप्ट में। आपको पता है जो असाइनमेंट आपको आना है ना, वही असाइनमेंट किसको जाना है? नीचे। बस फर्क है, आप जावा में सॉल्व कर रहे हो, किस पे कर रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट, इतना सा फर्क है, बाकी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उनको भी इतनी ही जा रही है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, चलो बढ़िया करो, है ना। थोड़ी मुश्किलें तो आएगी यार, है ना। अच्छा है, आज तक जो हासिल नहीं हुआ उसको हासिल करना है, तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना जो आज तक नहीं किया। हाँ कर सकता है, लेकिन कोशिश करना है कि प्री डिफाइंड मेथड्स ना यूज करो। हाँ